अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। नेक्स्ट एपिसोड। आफरीन ने पारस के बाजों को झिंझोड़ कर कहा, यहाँ क्यों जम गए हो? यहाँ से चलो प्लीज। तुम्हें क्या हो गया पारस? पारस के दीदे फैल गए थे, वो पलके नहीं झपक रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता घुटने टेक दिए। जमीन पर दो जानू हो गया। सांप रेंगता हुआ उसके सामने आकर फन उठाकर फिर कुंडली मारकर बैठ गया। पूरी बस्ती को जैसे सांप सूंघ गया था। लोग छतों के किनारे आकर झुक झुक कर एक सांप और एक इंसान को रूबरू देख रहे थे। जोगी शदीद हैरानी से पारस को देख रहा था और उसे देवता का अवतार समझकर दोनों हाथ जोड़कर पूछ रहा था, महाराज आप कौन हैं? पारस की आंखें नाक को घूर रही थी। आफरीन ने कहा, जोगी महाराज ये मेरा आदमी है, मुझे आपके पास इलाज के लिए लाया है। मुझे ब्लड कैंसर है, मगर ये सांप मेरे आदमी को डस लेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसे पकड़कर पटारे में बंद कर दें। जोगी बदस्तूर हाथ जोड़े बैठा हुआ था। उसने कहा, बेटी तेरे साथ नाग देवता का अवतार है, मैं इसके सामने खाक धूल हूं, यही तेरा इलाज करेगा। ये बात पारस के कानों तक पहुंची। उसने सोचा, हाँ मैं इलाज कर सकता हूं, लेकिन शायद मेरे अंदर जहर की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। आफरीन को नई जिंदगी देने के लिए मुझे अपने जहर में शिद्दत पैदा करनी होगी। फिर वो मुस्कुराकर नाग से बोला, दोस्त तुम्हारी बरादरी का हूं, हम दोनों के दरमियान जहरीला रिश्ता है। ये लड़की तुमसे डर रही है, मुझसे नहीं डरेगी। अपनी थोड़ी सी शिद्दत मुझे दे दो। ये कहकर उसने अपना हाथ नाक की तरफ बढ़ाया। आफरीन ने चीख कर कहा, नहीं ऐसा ना करो, तुम क्यों मरना चाहते हो? उसकी बात खत्म होते ही नाग ने उसकी उल्टी हथेली पर डस लिया। पारस के हलक से एक कराह निकली। उसने दूसरे हाथ से नाग को फन से पकड़ लिया। जोगी ने पटारा खोला। उसने उसे पटारे में रखकर कहा, जोगी महाराज तुम्हारा शुक्रिया। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज तो आप हैं, आप हमारे देवता हैं। सिर्फ इंसान होते तो इस नाग देवता के डसते ही तड़पने लगते, स्याह पड़ जाते। महाराज इस गरीब की कुटिया में चलें, मुझे सेवा का मौका दें। वो नशे में झूमते हुए बोला, फिर कभी मौका दूंगा, अभी मेरा जाना जरूरी है। वो उठ खड़ा हुआ। फिर डगमगाते हुए आफरीन का सहारा लेकर कहा, होमर वापस चलो। आफरीन उसे कार की पिछली सीट पर ले आई। बस्ती वाले अपनी छतों पर से उतर गए और सब के सब दोनों हाथ जोड़े कार के चारों तरफ से आ रहे थे। झुक झुक कर कार की खिड़की के अंदर देखते हुए सर झुका रहे थे। जमीन पर डंडोत कर रहे थे, यानी औंधे मुंह जमीन पर लेटकर सजदा कर रहे थे। होमर ने जोगी से कहा, आप इन्हें रास्ते से हटाएं, साहब की हालत ठीक नहीं है, मैंने फौरन अस्पताल पहुंचाऊंगा। जोगी सबको एक तरफ हटाने लगा। बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ने का रास्ता मिला। होमर ने कार की रफ्तार तेज कर दी। पारस ने नशे में झूमते हुए आफरीन को बाजू में भरकर कहा, यह अपना होमर समझ रहा है कि अस्पताल पहुंचाएगा, नाक का जहर मुझे मार डालेगा। क्या नशा है, क्या मज़ार है। वो रोती हुई बोली, है तुमने क्या किया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपनी जान दे दूंगी। वो जोगी कह रहा था कि नाक बहुत जहरीला है, इसके डसते इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वसते हुए बोला, देख लो कि मैं जिंदा हूं, शायद आदमी नहीं हूं, होता तो मर जाता। अरे हाँ, नशे में ये कहना भूल गया, होमर किसी शानदार होटल में मेरे और मेरी जान के लिए अभी स्वीट हासिल करो। स्वीट ना मिले तो कमरा ले लो, हम वहाँ रात गुजारेंगे, तुम पाशा के बंगले में रहोगे। होमर ने ड्राइव करते हुए कहा, सर मैं हैरान हूँ, मुझे अपना खादिम समझकर हैरानी दूर करें, वरना जहरीले नाग ने आपको डसा है, नींद मुझे नहीं आएगी। मेरी फिक्र ना करो, बस इतना समझ लो कि अंदर से एक जहरीला आदमी हूँ। मुझे डसने के बाद वो नाग भी मस्ती में आ गया है, इस वक्त पटारे के अंदर सो रहा होगा। कमाल है जनाब, हमने बाबा साहिब के दायरे में तालीम हासिल करने और ट्रेनिंग हासिल करने के दौरान आपके पापा, आपकी मामा और मादाम सोनिया के बड़े हैरत अंगेज कारनामे रिकॉर्ड किए हैं। मैं वहाँ के रिकॉर्ड रूम में था, लेकिन आप तो अपने वालिद से ज़्यादा हैरत अंगेज और बाकमाल हैं। क्या तुमने रिकॉर्ड में ये नहीं देखा कि मेरे पापा भी जहरीले हैं? देखा है सर, पढ़ा भी है, लेकिन अजनबी लड़की जो शाम को मिली, जिसे कोई रिश्ता नहीं है, जिसे दुनिया ने अपनी ठोकरों में रखा, उसके लिए आपने अपने अंदर ताज़ा जहर भर लिया, जबकि इलाज के लिए आपको नॉर्मल कर दिया गया था। इतनी बड़ी कुर्बानी देना, इतना बड़ा खतरा मोल लेना बहुत हौसले की बात होती है। उसने एक होटल के अहाते में कार रोक दी। हमें पिछली सीट पर छोड़कर होटल में गया। स्वीट तो ना मिला, उसने डबल रूम हासिल कर लिया। फिर आकर कहा, चलिए रूम मिल गया है। पारस अपनी लड़खड़ाहट को छुपाने के लिए आफरीन की कमर में हाथ डालकर चलने लगा। रात के 3:30 बजे थे। होटल में खामोशी और वीरानी सी थी। वहां के मुलाजमों ने यही समझा कि कोई अय्याश शराबी है, अपनी माशूक के सहारे चल रहा है। होमर ने एक मुलाजिम को 1000 रुपये दिए। फिर कहा, तुम दरवाजे के पास बैठे रहोगे, ताकि ज़रूरत के वक्त फ़ौरन खिदमत के लिए हाजिर हो सको। वो मुलाजिम को पाशा के बंगले का टेलीफोन नंबर देकर उन दोनों को कमरे में छोड़कर चला गया। आफरीन ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुमने मेरी खातिर आज अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है। वो उसे आगोश में समेट कर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन था कि उसका जहर मुझे नहीं मारेगा। हाँ, बस एक खराबी हुई कि मैं नॉर्मल नहीं रहूँगा, मुझे फिर बाकायदगी से मखसूस इंजेक्शन लेने होंगे।
ये बात की बात है, आओ। वो उसके साथ झूमते हुए डगमगाते हुए बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। उस मुलाजिम को 1,000 रुपये की टिप शायद पहले किसी ने नहीं दी होगी। उसकी ड्यूटी खत्म हो रही थी, वो घर जाकर सोने वाला था, मगर उसकी नींद उड़ गई थी। वह एक स्टूल लेकर दरवाजे के करीब बैठ गया। इंतजार था कि मेम साहब या साहब दरवाज़ा खोलकर कुछ खाने का ऑर्डर देंगे, या फ़ोन के ज़रिए ऑर्डर दिया होगा तो दूसरा मुलाजिम हुक्म की तामील के लिए आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर ऐसी खामोशी रही जैसे दोनों सो गए हों। वो सोई नहीं थी, दवा की पहली खुराक से ही बेहोश हो गई थी। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि जोगी के पास जो कैंसर के मरीज जाते हैं वह शाम के डसने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। वह तकरीबन घंटे भर तक बेहोश पड़ी रही। फिर आंख खुली तो सोचने लगी कहाँ है। सर चकरा रहा था, अजीब सा खुमार था। दोनों दीवार आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए से डोलते हुए से लग रहे थे। उसे बड़ा मजा आ रहा था। वह बड़ी देर तक सुरूर में रही। फिर उसने करवट लेकर पारस को देखा। वो गहरी नींद में था। नशे की ज्यादती ने उसे सुला दिया था। ताहम सोने से पहले उसने दिमाग को हदायत दी थी कि वो 3 घंटे बाद बेदार हो जाएगा। वो ख्वाबीदा महबूब को देख रही थी। उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसके सीने पर सर रखकर मर जाना चाहती थी। ऐसे चाहने वाले नसीब वालों को ही मिलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपनी माशूक को नई ज़िंदगी देते हैं। वो नहीं जानती थी कि सांप के डसने के बाद कैंसर का मूजी मर्ज ख़त्म होगा या नहीं, मगर इस जहरीले पर मर मिटने को जी चाह रहा था। वो उसके सीने पर सर रखना चाहती थी। फिर ख्याल आया वो थका हुआ है, गहरी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। वो उठकर बैठ गई। उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसने फ्रिज से आधा गिलास पानी पिया। भूख और कमजोरी महसूस हो रही थी। वह दरवाजे के पास आई। उसे खोला तो मुलाजिम फौरन उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम, हुक्म करें। वो बोली, 2 गिलास दूध, मक्खन, ब्रेड और हाफ फ्राई अंडे ले आओ। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। नाश्ते और दूध के इंतजार में पारस के पास आकर लेट गई। 10 मिनट के बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठकर बैठ गई। मुलाजिम इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता था। उसने दरवाजे के करीब आकर पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, पुलिस। वह घबराकर पीछे हट गई। इस बार दरवाजे को पीट कर गरजदार आवाज में कहा गया, मैं इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ हुक्म दे रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। फरार का कोई रास्ता नहीं है। यू पारस सन ऑफ फरहाद अली तैमूर, यू आर अंडर अरेस्ट। आफरीन ने परेशान होकर बिस्तर की तरफ देखा। वो गिरफ्तार होने वाला गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उन माहिरीन से उसी वक्त रब्ता कर चुका था जब वो बाबा साहब के इदारे से रवाना हुए थे। दूसरी सुबह वो मेरे पास आए। मैंने वो कैप्सूल उनके हवाले कर दिया। एक माहिर ने इसका मुआयना करते हुए कहा, अल्लाह रहम करे, ये बहुत ही खतरनाक है और आप इसे अपने पास रखे हुए हैं। मैंने कहा, और मैं क्या करता? इसे कहीं इधर उधर ज़मीन में दफन करके या समुद्र में फेंक कर मुतमईन नहीं हो सकता था। ये कहीं भी ब्लास्ट हो सकता था। बेशक ऐसा कहीं भी हो सकता है। दुआ करो कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और आधे इसराइल की इंसानी आबादी तबाही से बच जाए। वो 3 माहिरीन थे, कैप्सूल लेकर चले गए। मैं उनके चोर ख्यालात से उनके अंदर के खौफ को समझ रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपने साथ लाखों अफराद की मौत लिए जा रहे हैं। अगर कैप्सूल को नाकारा बनाने के दौरान ज़रा सी भूल चूक होगी तो मौत उन्हें भी नहीं बख्शेगी। मैंने सोनिया सानी को मुखातिब किया, बेटी, मुझे तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी पर बहुत भरोसा है। तुम इस माहिर के अंदर होगी जो कैप्सूल को अपने हाथों से नाकारा बनाएगा। बाकी 2 माहिरीन के पास मैं रहूँगा। वो बोली, पापा, ये आपकी मोहब्बत है कि मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मैं अपनी तमाम तवज्जो इस पर मरकूज़ रखूँगी। वो तीनों माहिरीन तिल अबैब शहर से दूर एक वीराने में चले गए। उनके पास इस सिलसिले का ज़रूरी सामान मौजूद था। वो इसे नाकारा बनाने में मसरूफ़ हो गए। मैं इस वाक़े को मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ, अगरचे इसे नाकारा बनाने में सिर्फ 10-15 मिनट लगे, लेकिन माहिरीन ने हमें तकरीबन 3 घंटों तक बेचैनी और घुटन में रखा। वो खुद इतने खौफजदा थे कि एक एक अमल के बाद आधे घंटे के लिए रुक जाते थे। इस कैप्सूल के अंदर जो कुछ था उसके मुतल्लिक एक दूसरे से बहस करते थे, फिर दूसरा अमल करते। मैं और सानी बड़े करब में मुब्तला रहे। आखिर इस तबाहकुन कैप्सूल बॉम्ब से निजात मिल गई। तीनों माहिरीन खुशी से उछलकर नाचने लगे। मैंने सानी को ख्याल खोने के जरिए चूम कर कहा, जाओ बेटी, हमें एक बहुत बड़ी बला से निजात मिल गई है। फिर मैंने हीरो के पास आकर कोड वर्ड्स अदा की और कहा, मुबारक हो, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी सारा के सर से मौत टल गई है। वो कैप्सूल बॉम्ब नकारा हो चुका है। वो खुश होकर बोला, शुक्रिया दोस्त। वो कैप्सूल अगरचे हमारी सलामती की ज़मानत था, मगर हर लम्हा मुझे अपनी सारा नाबूद होती दिखाई देती थी। फिर एक बार तुम्हारा शुक्रिया। उसने कंप्यूटर के जरिए सारा, ऐना और आदिल को यह खुशखबरी दी। वो तीनों मुतमईन भी हुए और खुश भी। सारा ने पूछा, अब क्या होगा? हमारे पास कोई ढाल नहीं रही। आदिल ने कहा, दुश्मनों को यह मालूम ही नहीं होगा कि तुम दोनों ने हत्या हो। वो बोली, उन्हें दिखाने और धोखा देने के लिए नकली कैप्सूल हमारे पास होना चाहिए। उन्हें दिखाना ज़रूरी नहीं। उन्हें कह दिया जाए कि कैप्सूल एक इंतहाई महफूज मुकाम पर रखा गया है। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, आदिल दुरुस्त कहता है। मैं उन्हें दिखाने के लिए वो शीशे की डब्बियाँ कब तक अपने मुंह में या मुट्ठी में लिए फिरता? यह कहना बेहतर होगा कि हमने उसे कहीं रख दिया है। हमारी मर्जी है, हम वो जगह नहीं बताएंगे। वो अपने तौर पर ढूंढते फिरें।
सारा ने गुज़िश्ता रोज़ ब्रेन आदम से वादा किया था कि दूसरे दिन उनकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लिहाजा वो कैप्सूल की फिक्र न करें और सब्र सुकून से दूसरे दिन का इंतज़ार करें। वह दूसरा दिन आ गया। ब्रेन आदम ने सुबह फ़ोन किया था और कहा था, सारा अपना वादा पूरा करो, हमारी परेशानी ख़त्म करो। उसने जवाब दिया था, दूसरे दिन का यह मतलब नहीं है कि मैं सुबह सवेरे ही वादा पूरा करूं, दोपहर को बात होगी। दोपहर 2 बजे फिर उसका फ़ोन आया, सारा खुदा के लिए अपने मुल्क और अपनी कौम को आने वाली तबाही से निजात दिलाओ, उसे हमारे हवाले कर दो, वो हमारे पास महफूज रहेगा। वो बोली, मैं तुम लोगों को निजात दिला चुकी हूँ, अब वो कैप्सूल कभी ब्लास्ट नहीं होगा। नादान बच्चियों जैसी बात ना करो, उसे ब्लास्ट होने के लिए ही बनाया गया है। सारा ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा। हमने उस कैप्सूल को एक वीराने में बड़ी हिफाजत से छुपा दिया है। उसकी हिफाजत के लिए वहाँ कई माहिरीन की ड्यूटी लगा दी है। तुमने किन माहिरीन को उसकी हिफाजत पर मामूर किया है, हमें हर बात वजाहत से बताओ। सॉरी मिस्टर ब्रेन, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तुम अपने इत्मीनान के लिए मेरी कोठी की और हमारी तलाशी ले सकते हो। अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ। आने से पहले अपने लोगों को समझा दो कि यहाँ अक्स मुंतकिल करने के जो आलात रखे हुए हैं उन्हें कोई हाथ न लगाए। हमें पता है वह सामान गॉड मदर ट्रीसा की बेटियां ना लाना का है, और इसके साथ जो नौजवान है उसका नाम आदिल है। क्या हमारी मालूमात गलत हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। हमें भी ये पता है कि तुम्हें मालूमात जयपुर गोला से हासिल हुई हैं। सारा ने फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटे के अंदर इंटेलिजेंस के कई अफसरान और सुरागरस आ गए। उनमें ब्रेन आदम और ब्लैक आदम भी थे। एक्सरे मैन मार्टिन एल्पा और टेरी आदम मुख्तलिफ अफसरान के पास ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद थे। वह सब कोठी के एक एक कमरे और एक एक गोशे की तलाशी लेते रहे। उनके साथ आए हुए मुलाजिम वहाँ उलट पलट होने वाले सामान को फिर सलीके से रखते जा रहे थे। वो डिटेक्टिव आलात के जरिए भी तलाश करते रहे। वहाँ कैप्सूल होता तो मिलता, चूंकि नहीं था इसलिए नहीं मिला। ब्रेन आदम ने सारा और हीरो के रूबरू बैठकर कहा, वो यहाँ नहीं है। इससे एक ही बात समझ में आती है कि तुमने उसे हमारे किसी दुश्मन के हवाले कर दिया है। सारा ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, यह बात तुम समझ रहे हो और यह ज़रूरी नहीं। जो तुम समझो वही दुरुस्त हो। एक्सरेमैन मार्टिन ने सोच के जरिए कहा, मिस्टर ब्रेन, मैं एल्पा और टेरी को कुछ हदायत दूंगा, उनसे कहो वो अपना अपना फ़ोन अटेंड करें। ब्रेन ने ऊंची आवाज़ में कहा, एल्पा और टेरी, तुम दोनों मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अभी यहाँ से जाओ और अपने अपने फ़ोन अटेंड करो। वो दोनों चले गए। ब्लैक आदम ने कहा, सारा, मैं ऐना और आदिल से तन्हाई में बातें करना चाहता हूँ। वो बोली, सॉरी, ऐना और आदिल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम हमसे बातें करो। उसने कहा, कैप्सूल इस कोठी में नहीं है, बाहर अहाते में भी तलाश किया जा रहा है। अगर वहाँ भी ना हुआ तो फिर वो तुम दोनों से दूर कहीं है। अगर हम तुम्हें गिरफ्तार करें तो किस तरह अपना बचाव करोगे? गिरफ्तार करके देख लो, पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और तुम सब कैसी दलदल में धंस रहे हो। ब्रेन आदम ने कहा, सारा, तुम खुद अपनी बातों पर गौर करो। तुमने परेशानी कम नहीं की है और बढ़ा दी है। क्या तुम्हारे अफसर हमारी गिरफ्तारी की बात करके परेशानियों को दावत नहीं दे रहा? ब्लैक आदम ने कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कैप्सूल से महरूम होने के बाद अपना दिफा कैसे करोगी? हम तुम्हें और हीरो को गिरफ्तार क्यों करेंगे? हमें क्या हासिल होगा? हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। ब्रेन आदम ने पूछा, क्या तुम नहीं चाहोगी कि हीरो की गैर मामूली सलाहियतों से तुम्हारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचे? बेशक मैं चाहती हूँ। हीरो की गैर मामूली सलाहियतों से पूरी यहूदी कौम को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हमें यकीन हो जाए कि हम इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और मशकूक अफराद की फहरिस्त में हमारा नाम नहीं। तुम पहले ही यहाँ की शहरी हो, हीरो को कल यहाँ की बाकायदा शहरियत मिल जाएगी। लोगों को मालूम हो चुका है कि हीरो इस कोठी में रहता है। बाहर औरतों, बच्चों और मर्दों का मेला लगा हुआ है। वो हीरो को देखने और इससे मिलने के लिए अंदर आना चाहते हैं। चंद सिपाही उन्हें नहीं रोक सकेंगे। हमारा मशवरा है कि तुम दोनों हमारे साथ चलो। हम तुम्हारे साथ ऐना और आदिल को भी लेकर चलेंगे। मालूम तो हो कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम लोगों के लिए मिलिट्री हेडक्वार्टर ज़्यादा महफूज रहेगा। वहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा और हम मुसल्लह फौजियों के साए में कैदी बनकर रहेंगे। क्यों हमारे खुलूस पर शुबा करती हो? क्या दोस्तों को कैदी बनाया जाता है? दोस्त समझते हो तो हमें अपनी मर्जी से यहीं रहने दो। लोगों को रेडियो और टीवी के जरिए समझाओ कि वो हीरो की रिहाइशगाह की तरफ ना जाएं। वह शाम तक ना माने तो हमारे इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए। इस तरह यहाँ भीड़ नहीं लगेगी। ब्रेन आदम सर झुकाए बैठा हुआ था। एल्पा उसके अंदर आकर रिपोर्ट पेश कर रही थी। उसे सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हारी कोठी के बाहर ड्यूटी देने वाले जितने अफसरान और सिपाही हैं, उनकी ड्यूटी के औकात बदलते रहते हैं। हमारी एक ख्याल ख्वानी करने वाली ने उस अफसर के चोर ख्यालात पढ़े हैं जो कल रात 11 बजे ड्यूटी से फारिग होकर जाने वाला था। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, उसके चोर ख्यालात ने बताया होगा कि वो यहाँ से अपनी गाड़ी में जाते वक्त कई मिनट तक गायब दिमाग रहा था। ब्रेन आदम ने कहा, बिल्कुल ही गायब दिमाग नहीं था। वो देख रहा था और समझ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस शीशे की डिब्बिया में वो कैप्सूल रखा हुआ था, वो डिब्बिया तुमने अफसर की जेब में रख दी। वो खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से गया। बहुत दूर तक ड्राइव करने के बाद उसने एक दूसरी कार के करीब अपनी गाड़ी रोक दी। उस कार से किसी शख्स ने हाथ बाहर निकाला। उस अफसर ने जेब से डिब्बिया निकालकर कैप्सूल समेत उसे दे दिया। फिर ड्राइव करता हुआ आगे चला गया। उस बेचारे ने कई बार कोशिशें की कि ऐसा ना करे, लेकिन दिमाग अपने काबू में नहीं था। वो बेख्तियार तुम्हारा आलेकार बना रहा।
आदिल ने पूछा, ये मालूमात इतनी देर से क्यों हासिल हुई? क्या तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले सो रहे थे? वो मुख्तलिफ मामलात में उलझे रहे, इसलिए कोठी के बाहर पहरा देने वालों को याद न रख सके। जहाँ हाजिर दिमागी ना हो या कोई छोटी सी बात आदमी याद ना रखे तो गलती का अंजाम सामने आने के बाद वही छोटी सी बात भयानक गलती कहलाती है। क्या उस शख्स के मुतल्लिक कुछ बता सकते हो जो हमारे अफसर से कैप्सूल ले गया है? वो कहाँ है? तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब दिया जा सकता है, वो यहाँ नहीं है। कैप्सूल को इस मुल्क की सरहद के पार ले गया है। सारा नहीं चाहती थी कि उसके मुल्क को नुकसान पहुंचे, लिहाजा यहाँ कभी तबाही नहीं आएगी। ब्लैक आदम ने गुस्से से सारा को देखकर कहा, यह तुम्हारी हुब्बुल वतनी नहीं, हमाकत है। यहाँ के लाखों अफराद की जानें बचाने का मतलब यह नहीं है कि अपने मुल्क का अहम राज सरहद पार भेज दो। सारा ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा वतन परस्त हूँ। इस राज से कोई दूसरा मुल्क फ़ायदा नहीं उठा सकेगा कि हम तुम्हारी जैसी नादान लड़की की बात का यकीन कर लें। ना यकीन करो, मैंने वादे के मुताबिक परेशानी दूर कर दी है, उसे सरहद पार भेज दिया। अब वो जान जाने का धड़का नहीं रहेगा। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए ब्लैक आदम से कहा, ए मिस्टर, मेरी सारा से नरम लहजे में बोलो, यूं आंखें ना दिखाओ, नजरें नीची रखो। तुमने इसकी हुब्बुल वतनी को हमाकत कहा है, अपनी गलती का एतराफ़ करो और सॉरी कहो, वरना आगे बात नहीं होगी। ब्लैक आदम ने कहा, मिस्टर बंदर आदमी, यूं हाकमाना अंदाज में मुझसे ना बोलो। तुम्हें मेरी जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं। मेरे बड़ों ने मुझे पाबंदियों में रखा है, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर पिंजरे में डाल देता। उसके कंप्यूटर ने कहा, मैं तुम्हारे बड़ों से कहता हूँ कि तुम पर से पाबंदियाँ उठा ली जाएं और तुम्हें मेरी हड्डियां तोड़ने और मुझे पिंजरे में डालने की इजाज़त दी जाए। ब्रेन आदम ने कहा, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ, तैश में आकर एक दूसरे को चैलेंज ना करो। यहाँ दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू होगी। कंप्यूटर ने कहा, अब तो मेरी हड्डियां टूटेंगी, तभी दोस्ताना माहौल पैदा होगा। ब्रेन आदम ने कहा, सारा, अपने हीरो को समझाओ। गुस्से में नरम गरम बातें हो ही जाती हैं। ब्लैक आदम ने कहा, बिग ब्रदर, तुम इन लोगों को ना समझाओ। मैं इस बंदर को चैलेंज करता हूँ कि ये मुझसे मुकाबला करे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मैं टेढ़ी उंगली से इसके पेट की अंतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा। एक्सरीमैन मार्टन ने उसके अंदर आकर कहा, मिस्टर ब्लैक, ये क्या नादानी है? तुम हमसे मशवरा लिए बगैर उसे चैलेंज कर रहे हो। सर, इसमें मसलियत है। मैं इसे लड़ने के दौरान सोनिया का तरीका आजमाऊंगा। मेरी उंगली में एक अंगूठी होगी। मैं मुकाबले के दौरान ऐसी कमजोरी की दवा इसमें इंजेक्ट कर दूंगा। इसमें शुबा नहीं कि तुमने अच्छी तदबीर सोची है, लेकिन कैप्सूल अब भी इनके कब्जे में है। सर, वो सरहद पार है। दोबारा उसे यहाँ लाने तक हम उस बंदर को कमज़ोर बनाकर जंजीरों में जकड़ देंगे। इसके और सारा के दिमागों पर कब्जा जमा लेंगे, तो फिर ये हमारे खिलाफ नहीं रहेंगे। वो कैप्सूल खुद ही यहाँ मंगवा कर हमारे हवाले कर देंगे। वाकई तदबीर माकूल है, इस पर अमल किया जा सकता है। मैं ब्रेन के पास जा रहा हूँ। उसने ब्रेन आदम के पास आकर उसे ब्लैक आदम की हिकमत अमली समझाई। ब्रेन आदम ने कहा, बेशक इस पर अमल किया जा सकता है। आप ब्लैक से कह दें कि मैं उसे समझा रहा हूँ, लेकिन वह मुकाबले के लिए बज़िद रहे। फिर उसने यही किया। बज़ाहिर ब्लैक को समझाता रहा कि वह मुकाबले के इरादे से बाज आ जाए, लेकिन वह बज़िद रहा। उसने आखिर में कहा, अगर मुझे इस बंदर से मुकाबले की इजाज़त ना दी गई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, मेरा भी यही फैसला है कि दोस्ती उसी वक्त होगी जब ये मेरी हड्डियां तोड़ेगा, और अगर खुद टूट फूट जाएगा तो दोस्ती के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। दोस्ती वो करना नहीं चाहते थे, उसे गुलाम बनाना मकसूद था। इस मकसद के लिए ब्लैक आदम की हिकमत अमली माकूल थी। ब्रेन आदम ने कहा, तुम दोनों ही बज़िद हो तो 2 घंटे बाद शाम 6 बजे मुकाबला होगा, इसी कोठी के बाहर लॉन में। हीरो के कंप्यूटर ने कहा, हरगिज़ नहीं। लाखों अफराद की आंखों के सामने मुकाबला यहाँ के स्टेडियम में होगा। ब्रेन ने कहा, यह हमारी आपस की बात है, इसे अवाम के सामने नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर ने कहा, आना चाहिए। इस मुकाबले को टेलीकास्ट भी किया जाएगा। मैं यहाँ के गुंडों बदमाशों और जुराइम पेशा पहलवानों को अपनी शहजोरी दिखाना चाहता हूँ। इस बात पर थोड़ी देर बहस होती रही। चूंकि यहूदियों को अपनी कामयाबी नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने स्टेडियम में मुकाबले की बात मान ली और यह भी वादा किया कि टीवी से यह मुकाबला बराह रास्त दिखाया जाएगा। ब्रेन आदम ने वहीं बैठे बैठे रेडियो टीवी हुक्काम को हदायत दी कि वह अपने प्रोग्रामों में फ़ौरन तब्दीली करें और वक्फे वक्फे से अनाउंस करते रहें कि आज शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम में इसराइल के एक शाहज़ोर मिस्टर ब्लैक आदम और बंदर आदमी हीरो के दरमियान जानलेवा फ्री स्टाइल कुश्ती होगी। स्टेडियम में सिर्फ वही तलबा व तालिबात, प्रेस रिपोर्टर्स और सरकारी मुलाजमिन आएंगे जिनके पास शनाख्ती कार्ड्स होंगे। बाकी लोग टीवी पर ठीक 7 बजे ये मुकाबला देखेंगे। ब्रेन आदम ने यह तमाम हदायत देकर हीरो से कहा, हम जा रहे हैं। बाकी जो गार्ड्स खड़े हुए ये तुम्हें और तुम्हारे साथियों को 6:30 बजे स्टेडियम पहुंचा देंगे। वह सब उस कोठी से चले आए। एक्सरीमैन मार्टन ने फ़ोन के जरिए एल्पा और टेरी आदम से कह दिया था कि वो दोनों एयरपोर्ट, बंदरगाह और सरहदी चौकियों के फौजी अफसरान के पास जाएं और उनसे कह दें कि जब तक वो दोनों ख्याल ख्वानी करने वाले उन अफसरान के दिमागों में ना आए और मुल्क से बाहर जाने वालों के चोर ख्यालात ना पड़े, तब तक किसी मुसाफिर को सरहद पार ना जाने दें। वो सारा की ज़ुबान से सुन चुके थे कि कैप्सूल को सरहद के पार पहुंचा दिया गया है। उनका ख्याल था कि शायद उसे सरहद पार ले जाने का मौका ना मिला हो, और अब वो किसी रास्ते से मुल्क के बाहर ले जाने वाले हों, तो ऐसे में मुसाफिरों को चेक करते वक्त वो कैप्सूल ले जाने वाला शख्स नज़रों में आ जाएगा।
इस कैप्सूल की खातिर एल्पा और टेरी आदम को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक बंदरगाह के कस्टम ऑफिसर के अंदर रहती और बहरी सफ़र करने वालों के दिमागों को टटोलती रहती। दूसरा एयरपोर्ट के मुसाफिरों के दिमागों को कंगालता जा रहा था। ऐसी मुसलसल कोशिशों के दौरान टेरी इन 3 माहिरीन में से एक माहिर के अंदर पहुंच गया जिसने कैप्सूल बॉम्ब को नकारा बनाया था। वो तीनों 5 बजे वाली फ्लाइट से वापस आ रहे थे। एक के चोर ख्यालात पड़ते ही ये मालूम हुआ कि वो अपने साथियों के साथ बाबा साहब के इदारे से आए। पासपोर्ट से पता चला आज सुबह की फ्लाइट से आया था। टेरी ने उसकी सोच में कहा, ऐसा भी क्या आना और क्या जाना। अगर मैं एक दिन तिलबा में रहकर यहाँ की सैर कर लेता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। उसकी सोच ने कहा, मैं बारहा ये शहर देख चुका हूँ। जिस काम से आया था उसे कामयाबी से अंजाम दे चुका हूँ और अब यहाँ रहकर क्या करूँगा। ये तजस्सुस रह गया कि वो किस काम से आया था। टेरी ने उसकी सोच में बड़ी थकन से कहा, इस काम ने तो थका डाला है। माहिर की सोच ने कहा, सिर्फ थकाया ही नहीं, आधी जान भी निकाल ली थी। किसी भी खतरनाक या मामूली बॉम्ब से खेलना गोया मौत को दावत देना होता है। वो सोच रहा था और तस्वुर में देख रहा था कि किस तरह एक नन्हे से कैप्सूल नुमा बॉम्ब को एहतियात से पकड़कर उसे नाकारा बना रहे। बस इतनी ही मालूमात काफ़ी थी। उसने ब्रेन के पास आकर कहा, बिग ब्रदर, 3 ऐसे माहिरीन नज़रों में आए हैं जिन्होंने आज उस कैप्सूल बॉम्ब को नाकारा बना दिया है। क्या तुम पूरे वसूख से उनके ख्यालात पढ़ कर आ रहे हो? जी हाँ, हम उन्हें गिरफ्तार करके दीगर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि तीनों बाबा साहब के इदारे से आए हैं। ओ गॉड, इस बंदर के पीछे बहुत बड़ी ताकत है और इसके साथ बेशुमार ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। टेरी ने कहा, अगर हम उन तीनों को गिरफ्तार करेंगे तो फरहाद और उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों को पता चल जाएगा कि तीनों को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है। ब्रे ने कहा, टेरी, हमने जय परगोला की बात को झूठ समझा था। सच यही है कि परगोला के दिमाग में फरहाद आता रहा है और फरहाद शायद इस शहर में मौजूद है। बिग ब्रदर, अजाब और बढ़ गया है। मैं अभी उन तीनों के ख्यालात पढ़कर फरहाद की मौजूदगी के मुतल्लिक मालूम करता हूँ। हाँ, ज़रूर मालूम करो। उन तीनों को इस तरह रोका जाए कि दुश्मन को शुबा न हो। वो यही समझे कि तीनों ने इत्तफाकन सफ़र मुलतवी कर दिया है और अभी वो तिलबैब में रहेंगे। लेकिन वो तीनों नहीं रुकेंगे। उनकी फ़्लाइट 45 मिनट के बाद जाने वाली है। फ़्लाइट नहीं जाएगी। ऐलान करा दो कि त्यारे में कोई टेक्निकल ख़राबी पैदा हो गई है, लिहाजा परवाज़ गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी की जा रही है। वह तमाम मुसाफिर शायद दूसरी सुबह जा सकेंगे। टेरी चला गया। एक्सरे मैन भी चुपके से टेरी के दिमाग में आ गया। एल्पा, टेरी और दूसरे तमाम आदम ब्रदर्स योगा के माहिर थे। सिर्फ एक्सरे मैन मार्टन की सोच की लहरों को महसूस नहीं करते थे। वो टेरी के जरिए एक माहिर के अंदर पहुंचा। फिर उसके ख्यालात पढ़ते ही वहाँ मेरी मौजूदगी की तस्दीक हो गई। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो अपने 2 साथियों के साथ मेरी रिहाइशगाह में गया था। उसने मुझसे कैप्सूल बॉम्ब लिया था, फिर उसे मीलों दूर एक वीराने में ले जाकर नाकारा बना दिया। एक्सरे मैन ने उसके दिमाग से मेरा मौजूदा रिहायशी पता मालूम किया, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपने कमरे में टहलने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा पता ठिकाना किसी दुश्मन को मालूम नहीं होता, उसे मालूम हो गया। पूरी तरह तस्दीक हो गई। माहिर की सोच ने बताया था कि मैं उसकी लैला भाभी के साथ वहाँ रहता हूँ। इतनी ठोस मालूमात के बाद उसका दिल धड़क धड़क कर हलक में आ रहा था। वह चश्मे जदन में वहाँ पहुँचकर मेरी गर्दन पकड़ लेना चाहता था। वह फ़ौरन ही अपनी डायरी उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। इस डायरी में ऐसे सुनहरी असूल लिखे हुए थे जिन्हें पढ़ने से और उन पर अमल करने से शदीद जज्बात काबू में आते थे। किसी भी मरहले में नाकामी के इम्कानात ख़त्म हो जाते और जहानत को एक नई ताजगी मिलती। डायरी के एक सफ़े पर लिखा था, ये तुम्हारे अंदर हलचल क्यों मची है? क्यों जोश में हो? होश में आओ। याद रखो, जल्दबाजी से नाकामी यकीनी हो जाती है। किसी को हासिल करने की बेचैनी जितनी बढ़ेगी उतनी ही सोचने और समझने की सलाहियतें कम होंगी। कहीं जाना हो, कुछ हासिल करना हो तो खुद ना जाओ। किसी मामूली दुश्मन का भी सामना ना करो। दुश्मन कमज़ोर होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो झुंझलाकर तुम्हारे मुंह पर थूक देगा। क्यों चाहते हो कि वह तुम्हारे मुंह पर थूके? उसे दूर से ज़ेर करो। वो डायरी बंद करके बैठ गया। आंखें बंद करके तमाम ख्यालात को दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे बारे में इस पहलू से सोचने लगा कि मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ। कई बार दुश्मनों को यकीन हुआ कि मैं शिकस्त खा चुका हूँ। फिर पता चला कि वो खुद फरेबी थी और मैं उन पर गालिब आ चुका हूँ। लिहाजा डायरी में लिखी हुई हदायत के मुताबिक उसे मेरा सामना नहीं करना चाहिए। मेरी रिहाइशगाह से दूर रहकर मुझे ज़ेर करना या ख़त्म करना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो दिल धड़क रहा था और जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। उसने रिसीवर उठाकर राब्ता किया, फिर कहा, 011 बोल रहा हूँ, अपनी टीम को फ़ौरन अलर्ट करो। ऑल राइट बॉस, तमाम साथी 10 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। स्टीफन स्ट्रीट पर बंगला नंबर 303 को बड़ी खामोशी से घेर लो। इस बंगले के मकीनों को मुहासरे का शुभ बनाओ। मैं मज़ीद हदायत ट्रांसमीटर के ज़रिए दूंगा। वहीं करीब ही स्याह रंग की होंडा एकॉर्ड में रहूँगा। उसने रिसीवर रख दिया। ट्रांसमीटर और एक रिवॉल्वर को जेब में रखकर वहाँ से बाहर आया। फिर दरवाजे को लॉक करने के बाद अपनी कार में आकर बैठ गया। वहाँ से मेरी रिहाइशगाह की तरफ आते हुए पूरी तरह मुतमईन था कि ना मुझसे सामना होगा और ना ही मुझसे कोई नुकसान पहुँचेगा। उसने स्टीफन स्ट्रीट के मोड़ पर अपनी कार रोक दी, फिर अपने मातहत के अंदर पहुँच गया। वो अपने मुसल्लह साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया था।
और इशारों से उन्हें मुहासरे की खबर दे रहा था। एक्सरे मैन को दूर से मेरा बंगला नजर आ रहा था। उसने ट्रांसमीटर के जरिए खास मातियत से कहा, अपने किसी होशियार आदमी को अहाते में जाने के लिए कहो और मालूम करो कि बंगले के अंदर कितने अफराद हैं। बॉस, आप इजाज़त दें, मैं खुद जाऊंगा। वो इजाज़त पाकर अहाते में दाखिल हुआ। पहले खिड़कियों की तरफ जाकर देखा, वो अंदर से बंद थी। पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए अंदर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। वो दबे कदमों चलता हुआ बंगले के सामने दरवाजे पर आया। वो मुकफ्फल था, यानी अंदर कोई नहीं था। और वाकई हम नहीं थे। 7 बजे हीरो और ब्लैक आदम का मुकाबला शुरू होना था, इसलिए मैं लैला के साथ स्टेडियम की तरफ चला गया था। वो लोग खाली मैदान में आए थे। पाने वाले खाली मैदान में भी कुछ पा लेते हैं। एक्सरे मैन ने ट्रांसमीटर के जरिए कहा, लॉक खोलो या तोड़ दो, किसी तरह अंदर जाओ। वो जेब से एक तार निकालकर लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। एक्सरे मैन मार्टिन उसके अंदर रहकर देख रहा था। वो दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर आकर देखा, हर कमरे में झांकते हुए ट्रांसमीटर के जरिए कहा, बॉस, यहाँ कोई नहीं है। उसने हुक्म दिया, तमाम अटैची और अलमारियां खोल कर देखो। इस मकान के मकीनों की तस्वीरें मिलें तो उन्हें ले आओ। मुझे बताते रहो कि तुम वहाँ क्या पा रहे हो। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसके अंदर रहकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन उस पर जाहिर नहीं कर रहा था कि उसका बॉस टेलीपैथी जानता है। उस मातियत ने अलमारी खोली। उसमें बहुत सी फाइलें रखी हुई थीं। उसने एक फाइल को पढ़ा तो एक्सरे मैन खुशी से खिल गया। वो तय खाने के खुफिया रिकॉर्ड रूम से चुराई जाने वाली फाइल थी। फिर वो मातियत फाइलों के उन्वानात पढ़ता गया। वहाँ और बहुत सी दस्तावेजात और वीडियो फिल्में रखी हुई थीं। मातियत ट्रांसमीटर के जरिए उनके मुतल्लिक बता रहा था। उसने कहा, वो तमाम फाइलें और वीडियो फिल्में वगैरह उठाकर स्याह होंडा कॉर्ड के पास ले आओ। फिर उसने ब्रेन आदम को मुखातिब किया। वो बोला, सर, आप कहाँ हैं? 1.5 घंटे बाद मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबले के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं। वो बोला, मिस्टर ब्रेन, मैं बहुत खुश हूँ। मुकाबले की फिक्र न करो, उसमें अभी 1.5 घंटा बाकी है। सबसे खुशी की बात यह है कि मैं फरहाद अली तैमूर की रिहाइशगाह में पहुँच गया हूँ। दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारे खुफिया रिकॉर्ड रूम के तमाम खुफिया दस्तावेजात मुझे यहाँ मिल गई हैं। सर, ये तो मौजा हो गया। जिस तरह आप तमाम दस्तावेजात आसानी से हासिल कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि फ़रहाद वहाँ मौजूद रही हैं। हाँ, कहीं गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि फ़रहाद से कोई मुकाबला ना हो और वह मर जाए। सर, ऐसा हो जाए तो बाद में सोनिया और उसके दोनों बेटे हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे। हमें उसका कातिल साबित नहीं कर सकेंगे। यही मैं चाहता हूँ। उसने हमारे रिकॉर्ड रूम को आग लगाई थी। मैं उसकी रिहाइशगाह में उसे बॉम्ब के धमाकों से उड़ा दूंगा। उसके मातियत तमाम खुफिया फाइलें और वीडियो फिल्में लाकर कार की डिग्गी में रख रहा था। ब्रेन आदम कह रहा था, सर, वो शैतानों का शैतान है। आज तक सैकड़ों दुश्मनों उसे मौत के घाट उतारना चाहा, लेकिन वो आज भी शैतान की तरह जिंदा है। उसे उसके बंगले में ख़त्म करने से पहले तमाम फाइलें और माइक्रो फिल्में वहाँ से निकाल लें। माइक्रो फिल्मों के जिक्र से वो चौंका। उसने मातियत से पूछा, क्या तुम वहाँ से माइक्रो फिल्में भी लाए हो? वो बोला, नो बॉस, वहाँ एक भी माइक्रो फिल्म नहीं है। क्या मैं तलाश करूँ? नहीं, वक्त नहीं है। वो किसी वक्त भी आ सकता है। तुम फौरन जाओ और अंदर डायनामाइट बिछाकर उसे पहले कमरे के स्विच बोर्ड से मुंसलिक कर दो। वो आएगा, मकान में तारीकी देखेगा और स्विच ऑन करेगा तो चश्मे ज़दन में उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वह फिर हुक्म की तामील के लिए चला गया। मैंने यहूदियों की तमाम खुफिया दस्तावेजात की माइक्रो फिल्में बना ली थीं और उन्हें बाबा साहब के दायरे में भेज चुका था। वो फाइलें और वीडियो फिल्में इसलिए रख छोड़ी थी कि तेलबैब से जाते वक्त इन्हें जला डालूंगा। अब वो चीज़ें उसे वापस मिल रही थी और वह बहुत खुश हो रहा था। वो मेरे बंगले से दूर अपनी कार में बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मातियत बड़ी देर लगा रहा था। बहरहाल वो आ गया। उसने बताया कि अंदर डायनामाइट लगा दिया गया है और उसे स्विच बोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया है। दरवाजे को दोबारा लॉक नहीं किया गया, क्योंकि लॉक करने के लिए चाबी नहीं थी और दरवाजे का लॉक खुदकार नहीं था। एक्सरे मैंने मातियत से कहा, अपने साथियों के साथ वापस जाओ, मैं यहाँ दुश्मन का इंतजार करूंगा। वो चला गया। एक्सरे मैन ने ब्रेन आदम को मुखातिब करके कहा, यहाँ तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। सिर्फ उसके आने की देर है। वहाँ क्या हो रहा है? मुकाबले में आधा घंटा रह गया। ब्लैक आदम फ्री स्टाइल मुकाबले के लिए तैयार था। उसने कहा, सर, मैंने अपनी लंगोट में अंगूठी छुपा रखी है। जब रिंग के अंदर रेफरी मुझे चेक कर लेगा तो मैं उसकी नज़रें बचाकर उंगली में पहन लूंगा और उस बंदर की शामत ले आऊँगा। एक्सरे मैन ने उसके अंदर आकर कहा, हमें तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत पर नाज है। तुम अब तक इतने ही पहलवानों और बॉडी बिल्डरों की गर्दनें तोड़ चुके हो। ये तुम्हारा मखसूस दाव है, फिर भी इस अंगूठी से काम बन जाए तो उसे ज़्यादा जख्मी न करना। वो हमारा मामूल और ताबेदार बनकर हमारे बहुत काम आएगा। ऑल राइट सर, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको उसके दिमाग में पहुंचा दूं। मुकाबला करने से पहले तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं ताकि तुम्हारा हौसला बढ़े। हमें अपने रिकॉर्ड रूम की तमाम खुफिया दस्तावेजात वापस मिल गई हैं। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। ये सब कहाँ से वापस मिले? फरहाद अली तैमूर ने वो सारी अहम चीज़ें चुराई थीं और यहाँ अपने बंगले में उन्हें छुपा कर रखा था। मैंने उस बंगले के अंदर डायनामाइट रखवा दिया है। हमें जल्द ही उसकी मौत की खबर मिलने वाली है। वो मेरी मौत का जश्न मनाने वाले थे। मैं लैला के साथ स्टेडियम के करीब एक रेस्तोरां में आ गया था। वहाँ हम एक कैबिन में थे। हमारे लिए कैबिन ज़रूरी था। वहाँ हमारी ख्याल ख्वानी के दौरान कोई मुदाखलत न करता। हम स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ तलबा और तालिबात, प्रेस रिपोर्टर्स
और उन सरकारी मुलाजमीन को जाने की इजाज़त थी जिनके पास शनाख्ती कार्ड्स थे। हमें वो मुकाबला देखने के लिए टीवी की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने हीरो से कह दिया था कि मुकाबले के वक्त मैं उसके अंदर रहूँगा, और ये बात भी समझ में आने वाली थी कि ब्लैक आदम के दिमाग में अल्पा और टेरी ज़रूर मौजूद रहेंगे। लैला ने कैबिन में आकर बैठने के बाद कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ कॉफ़ी पिलाए। मैंने 2 प्याली कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, फिर कहा, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, घर में आराम कर लेती। वो मुस्कुरा कर बोली, आपके साथ रहने से आधी बीमारी दूर हो जाती है, मामूली सा दर्द है, कॉफ़ी पीने से ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वेटर कॉफ़ी ले आया। मैंने अपनी प्याली से एक चुस्की ली, फिर हीरो के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसने मुस्कुराकर सोच के जरिए कहा, स्टेडियम से मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मैं आदिल के साथ जा रहा हूँ। मैंने कहा, अल्लाह मालिक है, जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो आदिल के साथ ग्रीन रूम से निकलकर एक कॉरिडोर से गुजरने लगा, फिर स्टेडियम के खुले हिस्से में पहुंच गया। उसे देखते ही तमाशाई तालियां बजाने लगे। वो मुकाबला देखने के लिए चारों तरफ हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। एना और सारा रिंग के करीब मौजूद थी। वो भी जोशीले अंदाज में तालियां बजा रही थी। अनाउंसर की आवाज़ स्पीकर के जरिए गूंज रही थी। वो कह रहा था, हाजरीन और नाजरीन, ये वही बंदर आदमी है जिसे आपने पिछली रात अपने शहर में देखा था। इसके साथ ही इसे हीरो कहते हैं। आज मुकाबले के बाद फैसला होगा कि ये हीरो है या जीरो। हीरो रिंग के अंदर आ गया और पुरजोश तालियों के जवाब में दोनों हाथ उठाकर घूमता हुआ चारों तरफ बैठे हुए तमाशाइयों के सामने सर झुकाता जा रहा था। अनाउंसर कह रहा था, यह शायद कभी मुकम्मल बंदर था, मगर आज ना तो मुकम्मल बंदर है ना मुकम्मल इंसान। बज़ाहिर बंदर से ज़्यादा इंसान नजर आ रहा है और एक ताकतवर इंसान को चैलेंज कर चुका है। इसके मुतालिक आम ख्याल यह है कि यह जुबा नहीं है, बहरूपिया है। चेहरे पर बंदर का मास्क पहनकर और पीछे दुम लगाकर अवाम के लिए दिलचस्प तमाशा बन रहा है। लेकिन नाजरीन, ऐसी बात नहीं है, यह हकीकतन एक अजूबा है। इल्मुल अब्दान के एक माहिर के साइंसी तजुर्बे का नतीजा है। इससे मुकाबला करने वाला पहलवान ब्लैक आदम तस्दीक कर चुका है कि यह इंसान है, इसलिए इससे मुकाबला किया जा रहा है। तो हाजरीन, अब आ रहा है आपके मुल्क इसराइल का सबसे शाहजोर पहलवान ब्लैक आदम। ब्लैक आदम फातिहाना अंदाज में चलता हुआ आ रहा था। चारों तरफ तालियों का शोर गूंज रहा था और अनाउंसर उसकी शान में कसीदे पढ़ रहा था। यूं देखा जाए तो मुकाबला ज़रूरी नहीं, और मुकाबले के बहाने हीरो को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करना भी लाजमी नहीं, क्योंकि अब यहूदी काबरीन को कैप्सूल के हवाले से कोई खतरा नहीं रहा था। इस कैप्सूल ने ही उन्हें एक बंदर के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। यह हकीकत जब खुल गई कि उसे नाकारा बना दिया गया है, तो वो बासानी हीरो को गन पॉइंट पर गिरफ्तार कर सकते थे और उनके दिमाग को कमज़ोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना सकते थे। लेकिन वह इस मुकाबले के पीछे मेरा अंजाम देखने के मुंतज़िर थे। अगर हीरो को अभी गिरफ्तार कर लिया जाता तो उनका ख्याल था कि मैं उसे बचाने के लिए उनकी तरफ चलाऊंगा, जबकि वो मुझे मार डालने के लिए उस बंगले में भेजना चाहते थे। बस इसी बात का इंतजार था कि उधर से धमाके की इतला मिले और इधर हीरो को हिरासत में ले लिया जाए। एक तरफ मेरे चीथड़े उड़ जाएं और दूसरी तरफ हीरो के नाम गुलामी लिख दी जाए। ब्लैक आदम ने रिंग में आकर हकारत से हीरो को देखा, फिर अनाउंसर से माइक लेकर कहा, मैं हूं शाहजोरों का शाहजोर ब्लैक आदम। हम सब आदमजाद हैं, इंसान है, और इंसान इतना ताकतवर होता है कि शेर जैसे दरिंदे का जबड़ा चीर देता है। ये बंदर क्या चीज़ है? मैं अभी आपके सामने इसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगा, मगर अफसोस इसकी मौत के बाद कौन इसके लिए रोएगा? हम इंसान नहीं रोएंगे, क्योंकि इसकी मौत इंसानी नहीं होगी। बंदर भी नहीं रोएंगे, क्योंकि ये बंदरों की बरादरी से खारिज हो चुका है। इस बात पर बहुत से लोग हंसने लगे। अनाउंसर माइक लेकर रिंग से बाहर चला गया। रेफरी ने दोनों पहलवानों को चेक किया ताकि किसी ने कोई हथियार छुपा कर रखा हो तो उसे ले लिया जाए। ब्लैक आदम की लंगोट में वह साहब शिकन अंगूठी छुपी हुई थी। टेरी रेफरी के दिमाग पर हावी रहा, इसलिए रेफरी उस अंगूठी को देखने के बावजूद ना देख सका और उसने मुकाबला शुरू करा दिया। मुकाबले की इब्तदा करने के लिए हीरो ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। ब्लैक आदम ने हकारत से उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर एक तरफ थूक दिया। हीरो उसकी तरफ से पलट गया। यही समझ में आया कि वह शर्मिंदा होकर मुंह फेर रहा है, लेकिन उसने घूमते ही दुम को लहराकर मुंह पर एक ज़रब लगाई। ब्लैक आदम की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वह सोच भी नहीं सकता था कि बंदर आदमी की दुम में इतनी ताकत होगी। उसे दुम से लोहे की सलाख की तरह चोट लगी थी। वो चकरा कर पीछे गया, फिर संभलना चाहा तो दुम दूसरी तरफ से आकर मुंह पर लगी। वो फिर लड़खड़ाया। इसके साथ ही महसूस किया कि वह दुम गर्दन से फंदे की तरह लिपट गई है, और वह फंदा ऐसा मजबूत था कि उससे हाथों की कुव्वत से निजात हासिल नहीं की जा सकती थी। उसने तकलीफ से कराहते हुए लंगोट में हाथ डालकर अंगूठी निकाली। उसके नन्हे से बटन को दबाकर उसमें से सुई निकाली। उस सुई को दुम में इंजेक्ट करते ही हीरो ढीला पड़ जाता, लेकिन उससे पहले दुम ने लहराते हुए उसकी गर्दन को खींचकर उसे रिंग के बाहर फेंक दिया। वह रिंग की रस्सियों पर से होता हुआ दूर नीचे जाकर गिरा तो यूं लगा जैसे कमर की हड्डी टूट गई हो। चारों तरफ से तालियों का शोर और हैरत व मुसर्रत की चीखें गूंजने लगीं। ब्लैक आदम को संभलने में कुछ वक्त लगा। संभलते ही ख्याल आया कि रिंग से बाहर गिरते ही अंगूठी हाथ से निकल गई है। वो परेशान होकर चारों तरफ पांव से रेंगते हुए फर्श पर अंगूठी तलाश करने लगा। उसी वक्त मुंह पर ठोकर लगी। वो पीछे की तरफ उलट गया।
हीरो उछलकर अपने पूरे वजन के साथ उसके सीने पर आया तो एकदम से ब्लैक आदम के मुंह से खून उबल पड़ा। हीरो ने उसे उठाकर रिंग के अंदर फेंका, फिर रिंग के अंदर आकर उसकी गर्दन में दोनों हाथों की कैंची बना ली। ब्लैक आदम ने ना जाने कितने शाहजोरों की गर्दनें इसी तरह तोड़ी थीं। उसने तड़प कर इस दाव से निकलना चाहा, लेकिन कैंची की गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो तड़पने लगा। मुकाबला इंतहाई दिलचस्प था। ऐसे ही वक्त लैला ने कहा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे दवा की ज़रूरत है। मैंने कहा, बेहतर है घर चली जाओ, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स में दवाएं हैं, सर दर्द की गोलियां खाकर आराम करो। मैं उसके साथ रेस्तोरां से बाहर जाते हुए बोला। हीरो उस पर हावी हो रहा है। यहूदी काबरीन ये शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। हीरो के लिए मुसीबतें बनेंगे। मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। मैं समझ रही हूँ। आप हीरो और आकिल के करीब रहें। मैं कार के पास पहुंचकर रुक गया। बाबा साहब के दायरे से जो 3 माहिरीन आए थे उनमें से एक नजर आया। मैंने उसे मुखातिब करके पूछा, आप वापस नहीं गए? वो बोला, हम में से कोई नहीं गया, तैयारी में कोई खराबी पैदा हो गई है। उसने बताया कि 2 माहिरीन एयरपोर्ट में अगली फ़्लाइट के मुंतज़िर हैं। वो शहर में घूमने आए। मैंने कहा, आपको जहमत ना हो तो लैला के साथ घर तक चले जाएं। ये दर्द के बायस ड्राइव नहीं कर सकेगी। वो बोला, जहमत की क्या बात है, मैं खुद कहीं आराम करना चाहता हूँ, चलो भाभी घर चलें। वो दोनों कार में बैठकर चले गए। मैंने कैबिन में वापस आकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। इसके बाद ख्याल ख्वानी के जरिए हीरो के पास आया। उसने किस्सा तमाम करके मुकाबला तमाम कर दिया था। ब्लैक आदम की गर्दन तोड़ दी थी। वो रिंग के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ था। उसके दिमाग में रहने वाले टैरी ने पहले ही ब्रेन आदम को बता दिया था कि ब्रादर ब्लैक के हाथ से वो अंगूठी निकल गई है, इस मुकाबले को रोका जाए। ब्रेन आदम ने 4 फौजी अफसरान को हुक्म दिया कि मुसल्लह फौजी जवान को ले जाकर पहले रिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाए, फिर हीरो के हाथों में हथकड़ी पहनाई जाए। वो सब गन्ने लिए दौड़ते हुए स्टेडियम तक आए, लेकिन रिंग तक पहुंचने से पहले ही हीरो यहूदी खुफिया तंजीम के एक ब्रादर को जहन्नुम में पहुंचा चुका था। उनका सरबराह एक्स-रे मैन मार्टन इतने बड़े नुकसान से बेखबर था। वो मेरे बंगले से दूर गली के मोड़ पर अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए सिर्फ इतना ही मालूम किया था कि हीरो ब्लैक आदम पर हावी हो रहा है, लेकिन उम्मीद थी कि अंगूठी के जरिए उसे जेर कर लेगा। फिर वो दिलचस्प मुकाबला ना देख सका। उसकी तवज्जो मेरे बंगले की तरफ हो गई। वहाँ एक कार आकर रुकी थी। उसमें से लैला उस माहिर के साथ बाहर आ रही थी। चूंकि एक्सरे मैन दूर था और बंगले के अंदर और बाहर तारीकी थी, इसलिए एक्सरे मैन ने समझा कि लैला अपने फरहाद के साथ आई है। अफसोस, कौन उन्हें अंदर जाने से रोक सकता था? अजल आए तो कोई रोकथाम करने वाला नहीं होता। दरवाज़ा खोलकर स्विच का बटन दबाते ही क़यामत का एक धमाका हुआ। दीवारों, दरवाज़ों और इंसानी जिस्मों के टुकड़े फिजा में उड़े। पूरे इलाके से चीखें गूंजने लगीं। एक्सरेमैन मार्टन ने खुशी से चीख कर कहा, हिप हिप हुर्रा, फरहाद इज नो मोर विद हिज डाई सोल। आह लैला। हीरो ने ब्लैक आदम की गर्दन तोड़कर हालात को बहुत ज़्यादा संगीन बना दिया था। मैं नहीं जानता था कि मेरे हालात उससे ज़्यादा संगीन हो गए हैं। मेरा घर लुट गया है। मैं अपनी लैला से बेखबर था और लैला वहाँ बेखबरी में मारी गई। हम जिंदगी के हज़ार मुँह से वाकिफ़ होते रहते हैं, लेकिन मौत से बेखबर रहते हैं। कभी खबर नहीं मिलती कि वो कब आ रही है, कहाँ आ रही है। उसका कोई वक्त, कोई जगह मुकर्रर नहीं। अभी मेरी जान मुझसे रुखसत होकर गई थी और मैं मौत को इतना बेरहम नहीं समझता था कि वो उसे दर्द सर के बहाने अपने पास बुलाएगी। अगर मैं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करता तो उसकी अदम मौजूदगी का इल्म होता, लेकिन मैं हीरो के मामले में मसरूफ़ हो गया था। मुसल्लह फौजी स्टेडियम में आ गए थे। उन्होंने हीरो को चारों तरफ से घेर कर उसकी तरफ बंदूकें तान ली थीं। आदिल दौड़ता हुआ रिंग के अंदर हीरो के पास जाना चाहता था। फौजियों ने उसे भी गन पॉइंट पर रख लिया। सारा ने चीख कर पूछा, ये क्या धांधली है? ये फौज ने हमें क्यों घेर लिया है? एक फौजी अफसर ने कहा, तुम सबकी खैरियत इसी में है कि चुपचाप खुद को कानून के हवाले कर दो। इस बंदर को समझाओ कि ये मुसीबत ना बने। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहन ले, वरना इसके हाथों और पैरों को गोलियों से जख्मी करके बेदस्तों पा बना दिया जाएगा। मैंने कहा, हीरो मसलियत से काम लो, खुद को इनके हवाले कर दो। उसने कहा, ये लोग जुबान से फिर रहे हैं, जब इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है तो क्यों ना लड़ मरे। तुम तो बहुत ज़हीन हो हीरो, जहानत से काम लो। तुम्हें जख्मी नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा। आदिल ने फौजी अफसर से कहा, ब्रेन आदम को बुलाओ, उससे पूछो क्या वो लाखों अफराद की तबाही और मौत चाहता है। उस अफसर की बातों से जाहिर हो रहा था कि वो कैप्सूल बॉम्ब से नहीं डर रहे। शायद उन्हें कैप्सूल के नाकारा होने का इल्म हो गया था। सारा ने पूछा, क्या तुम लोग चाहते हो कि वो कैप्सूल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए? जवाब मिला, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा मुल्क और तुम्हारी यहूदी कौम तबाह हो जाए तो उसे ब्लास्ट कराओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए कहती हूँ मेरे हीरो को गिरफ्तार न करो। यह भी मेरी तरह इस मुल्क का वफादार बनकर रहेगा। इसकी वफादारी साबित करने के लिए वो कैप्सूल पेश करो। यहूदिया काबरीन जानते थे कि कैप्सूल नाकारा हो चुका है। वो वफादारी का सबूत पेश नहीं कर सकेगी। उसने कहा, जब हमें तुमसे इंसाफ मिलता रहेगा तो मैं किसी दिन उसे पेश कर दूंगी। आज तुम्हारा हीरो हमारे जूतों तले आया है। आज ही साथ दो और उस हाथ इसे ले जाओ। मैंने सारा के पास आकर कहा, अपनी जिद पर कायम रहो कि कैप्सूल बाद में दिया जाएगा। वो बोली, कहाँ से दिया जाएगा? इन्हें धोखा देने के लिए उसकी नकल भी नहीं है। मेरा हीरो तुम्हारी बातों में आकर फंस गया है।
सारा, मुझे इल्ज़ाम ना दो। मैंने हीरो की मर्जी से उसे नाकारा बनाया है। उसकी नकल इसलिए नहीं बनाई कि वो फ़ौरन ही अपने साइंसदानों से उसके नकली होने की तस्दीक करा लेते। बातें ना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे हीरो को रिहाई दिलाओ। मेरा वादा ही से रिहाई मिलेगी, ज़रा सब्र करो। हीरो के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाली जा रही थीं। उधर एक्सरे मैन मार्टन ने ब्रेन आदम के पास आकर खुशखबरी सुनाई। मिस्टर ब्रेन, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनो, फरहाद मर चुका है। क्या? ब्रेन आदम ने चौंक कर खुश होकर पूछा, क्या वाकई? क्या आपने अपनी आंखों से उसे मरते देखा है? मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। मैंने उस बंगले में जो डायनामाइट लगवाया था, उसके धमाके से उनके चीथड़े उड़ गए हैं। सर, आप पूरी यहूदी कौम के लिए और सुपर पावर अमेरिका के लिए खुशखबरी सुना रहे हैं। वो खुशी के बाद यकदम उदास हो गया। एक्सरे मैन ने पूछा, क्या हुआ? सर, बहुत अलमनाक रिपोर्ट है। हमारा ब्रदर ब्लैक आदम मुकाबले में मारा गया है। ओह गॉड, ये बहुत बुरा हुआ। मगर हमें जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना होगा। वो बहुत शाजोर था। उसकी कमी ये बंदर पूरी करेगा। मैं इसे मामूल और ताबेदार बनाऊंगा। जी हाँ, ये हीरो ही उसका मुतबादिल है। हमें अपने ब्रादर का अफसोस रहेगा। हमारा एक बंदा मरा, लेकिन आपने टेलीपैथी की सुपर पावर को मारकर यहूदी तंजीम के लिए सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या हीरो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी नहीं, उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। वो सारा जिस अंदाज से हमारे अफसरान से गुफ्तगू कर रही है, उसे अंदाज़ा होता है कि उसे और आदिल वगैरह को फरहाद की मौत का भी पता नहीं चला। मुझे खुद अपनी मौत का पता नहीं था। मैं सोच रहा था हीरो और आदिल वगैरह को रिहाई दिलाने के लिए मुझे खुद को इन यहूदियों पर जाहिर करना होगा, ताकि वो मेरी इंतकामी कार्रवाई से खौफजदा होकर दुश्मनी से बाज आ जाएं। ऐसे ही वक्त आमना रसवंती ने मुझे मुखातिब किया। मैंने हैरानी से पूछा, आमना क्या तुम गोशा नशीनी से निकल आई हो? नहीं, थोड़ी देर के लिए आई हूँ। कलमा पढ़ो। मैंने ताज्जुब से पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। एक नहीं 1000 बार कलमा पढ़ूंगा, मगर अभी क्यों पढ़ा रही हो? खुदारा, कलमा पढ़ो। मैंने सर झुकाकर कलमा पढ़ा। वो बोली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी लैला खुदा के पास जा चुकी है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मैंने चौंक कर बेयकीनी से सर उठाया। आमना जा चुकी थी। मैंने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। लैला, लैला, कहाँ हो तुम? मेरे आते ही तुम दिमाग के दरवाजे खोल दिया करती थी। मुझे अपने पास आने दो। मेरी ख्याल खुआनी की लहरें भटक कर वापस आ गईं। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। ये क्या हो गया था? कैसे हो गया था? आमना ने सिर्फ मौत की खबर सुनाई थी, ये नहीं बताया था कि तबई मौत हुई थी या हादसा थी। मैं रेस्तोरां के कैबिन में बैठा हुआ था, सदमे से बुरी तरह निढाल। फौलादी हौसला रखने के बावजूद लैला की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आमना के सिवा कोई दूसरा ये खबर सुनाता तो मैं कभी यकीन ना करता। उसके दिमाग में जगह ना मिलती तो यही सोचता कि किसी दुश्मन ने उसे ट्रैप करके उसके दिमाग से उसकी आवाज़ और लहजे को भुला दिया है, इसलिए वो नहीं मिल रही। मेरा दिल डूब रहा था। ऐसे वक्त सोनिया ही सहारा देती थी। मैंने उसके पास पहुंचकर कोड वर्ज अदा की। वो बोली, फरहाद, ना तुम नादान हो कि सब्र की तलकीन की जाए, ना कमज़ोर हो कि एक सदमे से हार जाओ। मुझे और तुम्हें भी जाना है। सदमा बर्दाश्त करने की बेहतरीन सूरत यह है कि खुद को मुख्तलिफ मामलात में उलझा लो। मालूम करो वो कैसे ज़िंदगी हार गई। आमना और जनाब तबरेज़ी साहब रूहानी टेलीपैथी के हामिल हैं। उन्होंने बहुत कुछ मालूम किया होगा, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी मौत की इतला दी। आमना दूसरी मालूमात भी फराम कर सकती थी। जनाब तबरेज़ी साहब ने इजाज़त नहीं दी होगी। वैसे यहाँ कुरान ख्वानी हो रही है। तुम कहाँ हो? मैं एक रेस्तोरां में हूँ। कोई 1.5 घंटे पहले लैला मेरे साथ थी। उसके सर में दर्द हो रहा था। वो आराम करने के लिए यहाँ की रिहाइशगाह में गई थी। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कॉफ़ी का बिल अदा किया, फिर एक टैक्सी में बैठकर बंगले की तरफ जाने लगा। मेरा दिल चाहता था कि सिर्फ लैला का तसव्वुर करूं और उसके मुतल्लिक सोचता रहूं, लेकिन मेरे अजीज़ तरीन साथी बड़ी मुसीबत में थे। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनकी खबरगिरी करता रहता, और सोनिया ने भी मुझे मसरूफ़ रहने का मशवरा दिया था। हीरो, सारा, आदिल और रैना को हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। वहाँ एक बड़े से हॉल में ब्रेन आदम, दूसरे आदम ब्रदर्स और आला फौजी अफसरान के साथ बैठा हुआ था। मेरे वो चारों साथी मुजरिमों की तरह उनके दरमियान खड़े थे। मैं सारा के अंदर था। मैं तुम चारों को ये खुशखबरी सुना दूं कि अब फरहाद तुम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, उसके दूसरे टेलीपैथी जानने वाले शायद आएंगे, और जब आएंगे ये बुरी खबर सुनाएंगे कि वो अपनी बीवी लैला के साथ जहन्नुम में पहुंच गया है। आदिल ने तड़प कर कहा, यह झूठ है। मेरे भाईजान और भाभी जान जिंदा है। तुम्हारे मुंह में खाक, वो जिंदा है। वो हंसते हुए बोला, तो फिर आवाज़ दो अपने भाईजान और अपनी भाभी जान को, ज़रा हम भी सुने कि मुर्दे कैसे बोलते हैं। उसने बेचैन होकर आवाज़ दी, भाईजान, आप हम में से किसी के अंदर हैं तो दुश्मन की खुशफहमी ख़त्म कर दें। मैं दिमागी तौर पर टैक्सी की पिछली सीट पर हाजिर हो गया। मेरे अंदर आंधियाँ सी चलने लगी। ब्रेन आदम को यकीन था कि मैं लैला के साथ फना हो चुका हूँ। मेरे जहन में तेज़ी से हक़ाइक़ वाज़े होने लगे। लैला के साथ बाबा साहब के दारे का एक माहिर बंगले में गया था। यकीनन वो बेचारा मेरे धोखे में मारा गया। सोचने के दौरान ही टैक्सी स्टीफन स्ट्रीट के मोड़ पर पहुंच गई। वहां दूर तक लोगों की भीड़ थी। पुलिस वाले लोगों को दूर हटा रहे थे। मैंने टैक्सी से बाहर निकलकर देखा। हमारा वो बंगला खंडर हो चुका था। मेरे दिमाग के अंदर धमाके होने लगे।
समझ में आ गया दुश्मनों ने मेरी लाला को किस बेरहमी से मारा है और अब अपने लिए कुत्तों की मौत मरने के लिए रास्ते खोल चुके हैं। मैं उस खंडर के करीब जाकर लैला की लाश नहीं देख सकता था। आसपास के बंगले वाले मुझे पहचान लेते। यूं मैं पुलिस वालों के जरिए यहूदी तंजीम वालों की नज़र में आ जाता। मैंने एक पुलिसमैन से बात की, उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे खंडर की सिमत दौड़ाया। उसके जरिए मालूम हुआ कि इंसानी जिस्मों के इतने टुकड़े हुए हैं कि उन सबको यकजा नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसी कोई कोशिश की जा रही थी। मैंने सिपाही के जरिए अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे मजबूर किया कि वो दोनों लाशों के तमाम टुकड़े यकजा करे। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सिपाहियों से यही काम लेने लगा। मैंने सलमान को बुलाया। उसने मेरे पास आकर कहा, मैंने ये अलमनाक खबर सुल्ताना को नहीं सुनाई है। अभी 2 घंटे पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बहुत कमज़ोर है, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठीक है, अभी उसे यह खबर ना सुनाओ। इस पुलिस अफसर के पास रहो और दोनों लाशों को यकजा कराओ और इन्हें बड़े एहतराम से एक जगह रखवाओ। यहाँ इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, समुंदर के साहिल पर ले चलो। उसने टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। मैं सारा के पास पहुंच गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक एक मुसल्ला फौजी जवान को मुखातिब करके बोली, तो मुझे आंख क्यों मारे हो? उसने बौखलाकर बड़े अफसरान को देखा, फिर कहा, नो सर, ये झूठ है, मैंने इसे आंख नहीं मारी। मुसल्ला जवान की आवाज़ सुनते ही मैं उसके अंदर पहुंच गया। उसके हाथों में पकड़ी हुई गन सीधी की, चश्मे जदन में ब्रेन आदम के बाएं बाजू का निशाना लिया और गोली चला दी। ठाई की आवाज़ के साथ ही उस हॉल में जलजला सा आ गया। ब्रेन आदम कुर्सी पर से उछलकर पीछे की तरफ गिरा। एक अफसर ने फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाने वाले मुसल्ला जवान के हाथ में गोली मारी। उसके हाथ से एक गन गिरा दी। दूसरे फौजी जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। मुझे ब्रेन आदम के दिमाग में जगह मिल गई। मैं एक्सरे मैन मार्टन से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ सुन रहा था। वो कह रहा था, मिस्टर ब्रेन खतरा है, फ़ौरन कहीं पनाह लो। 2 आला अफसरान उसे फर्श से उठा रहे थे। एक कह रहा था, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, आपको मेडिकल एड की ज़रूरत है। उसके बाएं बाजू से खून रिस रहा था। उसने दाएं हाथ से अपना रिवॉल्वर निकाला, फिर तड़ातड़ 3 गोलियां चलाईं। चौथी ना चला सका। एक्सरे मैन ने उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया, लेकिन 2 आला अफसरान जख्मी होकर गिर पड़े थे। मैंने उनके ख्याल ख्वानी करने वालों को जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं दिया। जिस अफसर ने ब्रेन आदम से कहा था कि उसे मेडिकल एड की ज़रूरत है, मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर गोलियां बरसाईं। कितने ही फौजी फायरिंग की जद में आकर गिरे। बाकी हॉल से बाहर भागने लगे। वो अफसर भी जख्मी होकर गिरा जिसने हीरो को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई थीं। आदिल ने झुककर उसकी जेबें टटोली और चाबियां निकाली, फिर हीरो को हथकड़ी और बेड़ियों से आज़ाद करा दिया। मैं फिर ब्रेन आदम के पास आ गया। वो भी हॉल से बाहर जा रहा था, एक हाथ से जख्मी बाजू पकड़े करा रहा था। एक्सरे मैन कह रहा था, मिस्टर ब्रेन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, फ़ौरन जख्म की मरहम पट्टी कराओ। मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दूंगा। वह दुश्मन तुम्हें ट्रैप नहीं कर सकेगा। वह चलते हुए तकलीफ से कराते हुए बोला, आखिर ये कमबख्त है कौन? साफ जाहिर है फरहाद के टेलीपैथी जाने वाले उसकी मौत का इंतकाम लेने आए हैं। जिस अंदाज में हमारे कई अफसरान ने फायरिंग की है, उससे पता चलता है कि कई दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों ने बैक वक्त हमला किया है। सर, हमारी अल्पा और टेरी कहाँ हैं? मैं अभी जाकर उन्हें देख रहा हूँ। जवाबी कार्रवाई के लिए लाजमी है कि जल्द अज जल्द हीरो और आदिल के दिमागों को कमज़ोर बनाकर इन्हें अपना ताबेदार बना लिया जाए। मैंने ब्रेन की जुबान से कहा, नहीं सर, प्लीज़ जल्दी ना करें। यह सोचें कि आप टेलीपैथी जानने वाले 3 हैं और वो 3 से ज़्यादा हैं। वह हीरो और आदिल के दिमागों पर मुसल्लत रहेंगे और आपके तनवीमी अमल को नाकाम बनाएंगे। दुरुस्त कहते हो। कम वक्तों ने ऐसा अचानक हमला किया है कि अकल काम नहीं कर रही। फिलहाल इन कैदियों को सख्त निगरानी में रखो। वो ब्रेन के दिमाग से जाने लगा। मैंने ब्रेन को फिर पलटा दिया, उसे वापस हॉल की तरफ ले जाने लगा। हॉल में हीरो, सारा और ऐना ने जख्मी सिपाहियों और अफसरों के हथियार ले लिए थे। खिड़कियों और दरवाज़ों को अंदर से बंद कर लिया था। मैंने हीरो के पास आकर मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए, हयात इंसानी मुबारक हो, मुबारक हो। वो खुश होकर बोला, मिस्टर फरहाद, आप जिंदा हैं। यकीनन आप ही ने यह बाजी पलटी है। हाँ, मगर अभी किसी पर यह राज जाहिर न करो। वैसे भी तुम्हारे पास बोलने के लिए कंप्यूटर नहीं। अभी अपने सामने वाला दरवाज़ा खोलो। मैं ब्रेन आदम को पकड़ कर ले आया हूँ। उसने आगे बढ़कर अपनी गन संभालते हुए दरवाजे को खोला। मैं ब्रेन को अंदर ले गया। उसने दोबारा दरवाजे को बंद कर दिया। अब उस हॉल में ब्रेन के अलावा 3 आला अफसरान और 4 सिपाही थे, सबके सब जख्मों की तकलीफ से परेशान। मैंने सारा के जरिए कहा, जख्मों की मरहम पट्टी कराना चाहते हो तो बाहर वालों से रब्ता करो। उनसे कहो यहाँ दरवाजे के पास बड़ी गाड़ी भेज दो। तुम सब हमारे साथ हेडक्वार्टर से बाहर जाओगे। एक आला अफसर ने कराते हुए कहा, यहाँ 6 फौजी डॉक्टर हैं, पहले हमारी मरहम पट्टी हो जाने दो, फिर हमें यह रगमाल बना लेना। नहीं, तुम सबकी मरहम पट्टी हेडक्वार्टर के बाहर किसी अस्पताल या क्लिनिक में होगी। कम ऑन, रब्ता करो। एक अफसर कराते हुए कुर्सी पर बैठ गया, फिर रिसीवर उठाकर रब्ता किया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनने के बाद बोला, मैं कर्नल सोलारस बोल रहा हूँ। हम यहाँ 4 अफसरान और 4 सिपाही जख्मी हैं। हमें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। सर, 4 डॉक्टर हॉल के करीब मौजूद हैं। आप दरवाज़ा खोलें। हम खुद दरवाज़ा खोल नहीं सकते, हम कैदी हैं। ये लोग हमें यरगमाल बनाकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। कहते हैं हेडक्वार्टर से बाहर ले जाकर हमारी मरहम पट्टी कराएंगे। 12 अफराद के लिए बड़ी गाड़ी भेजो, देर ना करो।
एक्सरे मैन मार्टिन ने ब्रेन के पास वापस आकर पूछा, तुम डॉक्टर के पास जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? सर मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। बेहतर है मुझे गोली मार दें। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे चोर ख्यालात पढ़कर ना जाने कैसे कैसे राज मालूम कर रहे होंगे। ये मजबूरी है कि हम उन्हें चोर ख्यालात पढ़ने से रोक नहीं सकेंगे। एल्पा और टेरी यहाँ जख्मी कर्नल और मेजर के पास हैं, मैं भी हूँ। हम सब कुछ ना कुछ करेंगे। टेरी ने कर्नल के जरिए कहा, मिस्टर आदिल अकल से काम लो और हथियार फेंक दो। तुम्हारा बहुत बड़ा मोहरा फरहाद मारा जा चुका है। हमारे हुक्म की तामील नहीं करोगे तो तुम चारों भी मारे जाओगे। आदिल ने कहा, अगर तुम समझते हो कि हम तुमसे हमदर्दी की तवक्को रखकर हथियार फेंकेंगे तो तुम गधे हो। गधे तो तुम हो। इतना नहीं समझ रहे कि भागकर कहाँ जाओगे? हम तुम्हें सरहद पार करने नहीं देंगे। यहाँ जिस इलाके में रहोगे वहाँ हम तुम पर मुसल्लत रहेंगे। सारा ने कहा, तुम बहस में वक्त ज़ाया करके अपने ज़ख्मी अफसरान की तकालीफ बढ़ा रहे हो। हम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। हमारे अकाबरीन दूसरी जगह बैठे फैसला कर रहे हैं कि तुम लोगों को यहाँ से जाने का मौका दिया जाए या अपने 8 अफराद की कुर्बानी देकर तुम चारों को यहाँ कैद रखा जाए। कब तक यहाँ कैद रखोगे? कब तक इस बंद हॉल में भूखे प्यासे रहोगे? क्या तुम समझते हो हमारी ताकत सिर्फ बंद कमरे में है? थोड़ी देर बाद मालूम होगा कि हमारे 9 ख्याल ख्वानी करने वाले किस तरह हेडक्वार्टर में सुरंग बना रहे हैं। इतना सफ़ेद झूठ ना बोलो। तुम्हारे पास 9 ख्याल ख्वानी करने वाले कहाँ से पैदा हो गए? मैं यकीन दिलाने के लिए उन 9 अफराद के नाम जाहिर नहीं करूंगी। दुश्मनों को हमारी ताकत का इल्म नहीं था। टेलीपैथी जानने वालों में मेरे और आमना के अलावा सलमान, सुल्ताना, सोनिया सानी, जोजो और बारबरा थीं। लैला का इंतकाल हो चुका था। 2 और टेलीपैथी जानने वाले जेरी और थर्माल मेरे ताबेदार थे। इस तरह हम तादाद में 9 हो गए थे। सलमान तजहीज़ व तकफीन के सिलसिले में मसरूफ़ था। मैंने जेरी और थर्माल को बुलाकर उन्हें ब्रेन आदम और दूसरे ज़ख्मी अफसरान के पास पहुंचा दिया। सुल्ताना मैटरनिटी होम में थी। आमना किसी खास मौका पर गोशे तन्हाई से निकलती थी। सोनिया सानी, जोजो और बारबरा अपने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इसराइली फ़ौज के आला अफसरान से राब्ते कर रही थीं। उनकी आवाज़ें सुनकर उनके दिमागों में जगह बना रही थीं। फिर उन अफसरान के जरिए दूसरे अहम और मतलूबा अफसरान के अंदर पहुंच रही थीं। मतलूबा अफसरान में वो लोग शामिल थे जो असला और गोला बारूद के गोदामों के इंचार्ज थे और फ़िज़ाई अफवाज के कमांडर वगैरह थे। वो तीनों उधर मसरूफ़ थे। इधर मैं ब्रेन आदम के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला कि वो 7 ब्रदर्स हैं। उनमें अल्पा और टेरी आदम भी शामिल हैं। वो सब आदम ब्रदर्स कहलाते हैं और यही खुफिया तंजीम की जड़ें हैं। लेकिन इन जड़ों को मजबूती से अपनी गिरफ्त में रखने वाली एक ज़मीन है। वो एक्सरे मैन मार्टिन है। वो उनका गुमनाम और पुरस्कार सरगना है। ब्रेन के ख्यालात ने बताया कि वो और ब्लैक आदम एक बार अपने सरगना से मिल चुके हैं। ये वो वक्त था जब मैंने उनके तय खाने वाले खुफिया रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी थी। गोया मैं एक बार एक्सरे मैन के करीब उस मकान तक गया था और हीरो ने मकान के अंदर उसकी पिटाई की थी और वह जान बचाकर चोर दरवाजे से फरार हो गया था। एक्सरे मैन इसलिए अब तक महफूज था और पुरस्कार कहलाता था कि दूसरे आदम ब्रदर्स को उसके वजूद का इल्म नहीं था। उसने सबको तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बना रखा था। एक ब्लैक आदम जो उसकी हकीकत जानता था वो हीरो के हाथों हलाक हो चुका था। उसकी हकीकत जानने वाला दूसरा शख्स ब्रेन आदम था जो अब बुरी तरह जख्मी था और खुफिया तंजीम के सिलसिले में मेरी मालूमात का जरिया बन गया। उसके जख्मी होते ही एक्सरे मैंने सबसे पहले अपनी रिहाश का छोड़ दी थी। वो समझ गया था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला ब्रेन आदम के दिमाग से सरगना का पता ठिकाना मालूम होते उस पर हमला करने आएगा। फिर उसने दूसरे आदम ब्रदर्स को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन अपनी अपनी रिहाश का छोड़कर दूर चले जाएं और ब्रेन आदम के किसी भी हुक्म की तामील न करें, क्योंकि वह जख्मी होकर दुश्मन का मामूल महकूम हो चुका है। अपने और दूसरे आदम ब्रदर्स की हिफाजती तदाबीर पर अमल करने के बाद वह जख्मी ब्रेन आदम के पास आया और बोला, मिस्टर ब्रेन, मुझे अफसोस है कि तुम दुश्मनों के शिकंजे में आ गए हो। तुम्हारे दिमाग में आने वाले ने हमारी खुफिया तंजीम के बहुत से राज मालूम कर लिए होंगे। इसके बावजूद हम सब महफूज हैं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। सर मेरी फिक्र न करें, मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। आपसे इल्तिजा है कि मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए मार डालें। अहमकाना बातें ना करो। दुश्मनों को जो मालूम करना था वो मालूम कर चुके हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जान सकेंगे। मेरी तंजीम और मेरे तमाम ब्रदर्स राज में रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम दुश्मनों के शिकंजे से निकल आओ। मैंने उसे मुखातिब किया, यू डर्टी सन ऑफ द ज्यूज़। तुमने मेरी शरीक हयात को हलाक करके अपने लिए कब्र खोद ली है। तुम ज़्यादा दिनों तक रूपोश नहीं रह सकोगे। मैं तिलबैब की शाहराहों पर तुम्हें नंगा करके दौड़ाता जाऊंगा और जख्म लगाता जाऊंगा। हर जख्म के साथ तुम मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें जख्मी कराहती हुई जिंदगी मिलती रहेगी। एक्सरे मैन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी शरीक हयात को जानता भी नहीं हूँ। लैला मेरी जान, मेरी जिंदगी मेरी शरीक हयात थी और मैं तुम्हारा बाप फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। फरहाद मेरी आंखों के सामने अपनी बीवी के साथ उस बंगले में जाते ही धमाके से नाबूद हो गया था। तुम कोई और हो, फरहाद बनकर बोल रहे हो। बंगले में मेरी बीवी के साथ दाखिल होने वाला वो बॉम्ब डिस्पोजल का माहिर था जो कैप्सूल को नाकारा बनाने आया था।
क्या तुमने मेरा चेहरा देखा था? क्या तुम जानते हो कि मैं किस बहरूप में हूं? तुमने उस माहिर को महज इसलिए फरहाद समझ लिया कि वो एक खातून के साथ आया था। बहरहाल वह मेरी शरीके याद थी। तुम्हारा निस्फ हमला दुरुस्त रहा और निस्फ तुम्हारे गले में अटक गया। वो परेशान होकर बोला, ओ नो, मैं कभी यकीन नहीं करूंगा कि फरहाद जिंदा है। वो मर चुका है, वो मर चुका है। ब्रेन आदम ने कहा, सर, इस बात में वजन है कि आपने फरहाद के मौजूदा बहरूप का नहीं देखा है। आपने एक खातून के साथ आने वाले माहिर को फरहाद समझ लिया। एक्सरे मैन उन 3 माहिरीन के दिमागों में पहले भी जा चुका था। वह तस्दीक के लिए फिर तीनों के पास गया। उनमें से 2 के अंदर जगह मिली, तीसरे का दिमाग ही नहीं मिला। यह तस्लीम करना पड़ा कि वही तीसरा लैला के साथ हलाक हो गया है। वो ब्रेन आदम के पास आकर बोला, हाँ, मैं धोखा खा गया। उन तीनों में से एक नाबूद हो गया है। ये तुम्हारे अंदर फरहाद बोल रहा है। ओ गॉड, ये साबित होने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा आपसे पहले भी तुम्हारे कई बाप दादा मेरी मौत का जश्न मना चुके हैं। तुमने भी थोड़ी देर मना लिया। अब तेरा क्या बनेगा, एक्सरे मैन मार्टिन रसल? मैं तुमसे कमतर और खौफजदा नहीं हूं। तुम आखिरी सांस तक मेरे साय को भी नहीं छू सकोगे। तुम अपने बिल में रहकर चंद सांसें ले लो। फिलहाल मेरी इंतकामी कार्रवाई देखो। अब से ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारे मुल्क का सबसे बड़ा एटमी प्लांट तबाह हो जाएगा। यू शट अप। क्या तुमने एटमी प्लांट को तबाह करना बच्चों का खेल समझ लिया है? हाँ, बच्चों के खेल पर याद आया। गोदाम नंबर 2 में जहां असला और गोला बारूद रखा हुआ है, वहां का एक इंचार्ज अफसर अपने मातियत के साथ एक डायनामाइट लिए बच्चों का खेल खेल रहा है। जाओ उसे फौरन रोको, वरना वो खेल बड़ों का संजीदा गेम बन जाएगा। एक्सरे मैन ने फौरन ही टैरी आदम के अंदर पहुंचकर कहा, फौरन गोदाम नंबर 2 के इंचार्ज के पास चलो, वो गोदाम तबाह होने वाला है। टैरी ने अपना सर पकड़कर कहा, तुम कौन हो? मेरे दिमाग में कैसे बोल रहे हो? एक्सरे मैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई आदम बरादर उसे अपने सरगना या बॉस की हैसियत से नहीं जानता था। वो चुपचाप उनके अंदर आकर उनकी ही सोच के जरिए अपने अहकामात की तामील कराया करता था। टैरी आदम ने सांस रोककर अपने अनजाने बॉस को भगा दिया। बॉस ने सोचा कि इस बार चुपचाप उसके अंदर जाएगा और हमेशा की तरह उसी की सोच में बोलेगा। लेकिन कुछ बोलने से पहले एक क़यामत खेज धमाका हुआ। हॉल के दरो दीवार लरस गए। इसके बाद दूसरे तीसरे धमाके सुनाई दिए। 2 नंबर गोदाम का असला तबाह हो रहा था। वहां रखे हुए बॉम्ब फट रहे थे। हेडक्वार्टर में भगदड़ शुरू हो गई। टेलीफोन के तार टूट गए। ट्रांसमीटर के जरिए आला हुकाम और दूसरे फौजी अफसरान से राब्ते हो रहे थे। मैंने हीरो और आदिल से कहा, यहां से निकलो और किसी गाड़ी में हेडक्वार्टर से बाहर जाओ। वो चारों दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। कई फौजी जवान गाड़ियों में सवार होकर वहां से जा रहे थे। वो चारों भी एक फौजी ट्रक में सवार हो गए। जेरी और थर्माल मेरी आवाज़ और लहजा इख्तियार करके सारा और हीरो के दिमागों में आ गए। ट्रक में बैठे हुए एक अफसर ने कहा, ये चारों हमारे कैदी हैं, यहाँ से फरार होना चाहते हैं, इनसे हथियार छीन लो। उन चारों ने उन पर हथियार तान लिए। जेरी ने सारा के जरिए कहा, तुम 6 हो, हम 4 हैं। हथियार तुम्हारे पास भी हैं। हम एक दूसरे पर फायरिंग करके हलाक हो जाएंगे। इस ट्रक में कोई जिंदा नहीं बचेगा। थर्माल उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर 2 जवानों से बोला, इस ट्रक से बाहर छलांग लगा दो। एक ने हैरानी से कहा, सर, आप ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं? वो डांट कर बोला, शट अप, ओबे माय ऑर्डर। वो हुक्म के बंदे थे। दोनों ने अपनी जगह से उठकर तेज रफ्तार ट्रक से बाहर छलांग लगा दी। अफसर ने बाकी जवानों से कहा, देखा तुमने, ऐसे सिपाहियों को फर्मा बरदार कहा जाता है। अब तुम तीनों भी बाहर छलांग लगाओ। तीनों ने अहकामात की तामील की और तेज रफ्तार ट्रक से बाहर छलांग लगा दी। आखिर में अफसर ने कहा, अगर मैं भी चला जाऊं तो इस ट्रक पर से वजन कुछ कम हो जाएगा। वो भी बड़ी ताबेदारी से ट्रक छोड़कर चला गया। गोदाम से उभरने वाले धमाके खत्म हो गए थे। आग दूर तक फैलती जा रही थी। फौजी जवान आग को काबू में करने और उसे बुझाने में मसरूफ हो गए थे। ब्रेन आदम जख्मी बाजू को थामे हॉल से निकलकर दौड़ता हुआ दूर चला आया था। एक्सरे मैन ने कहा, हमारे आला हुकाम अमेरिका, फ्रांस और बाबा साहब के इदारे से रब्ता कर रहे हैं। फरहाद पागल हो गया है। उसे जल्द ही बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदियों में लाया जाएगा। किसी मुल्क के फौजी हेडक्वार्टर में ऐसा क़यामत खेज धमाका होना कोई बचकाना बात ना थी। अब ये बात दुनिया के तमाम छोटे बड़े ममालिक तक पहुंचने वाली थी कि फरहाद अली तैमूर ने एक तवील अरसे बाद अपनी पुरानी इंतकामी रविश इख्तियार की है। हुकूमत इसराइल और अमेरिका की तरफ से हुकूमत फ्रांस को कहा गया कि फरहाद को फ़ौरन इसराइल से बुलाया जाए। वो टेलीपैथी की दुनिया का फ़िरौन बन गया है। उसने तेल अबैब और हेडक्वार्टर में करोड़ों डॉलर्स का असला तबाह किया है और दर्जनों फौजी जवानों को मौत के घाट उतारा है। उसके तेवर बता रहे हैं कि वो आइंदा पूरे मुल्क में ऐसी ही तबाहियाँ लाता रहेगा। फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर ने जवाबन कहा, आप किस फरहाद की शिकायत कर रहे हैं? टेलीपैथी जानने वाला फरहाद यहाँ पेरिस में है? ये गलत है। वो फरहाद तेल अबैब में है। वहाँ धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। आला अफसर ने कहा, आप अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को यहाँ भेज दें। वो फरहाद साहब से मेरे ऑफिस में मुलाकात करके अपनी गलतफहमी दूर कर लेंगे। सुपर मास्टर ने इसराइली हाकिम से कहा, आप लोग फरहाद पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? वो तो पेरिस में है। आला हाकिम ने ब्रेन आदम से पूछा, ये माजरा क्या है? फरहाद तो पेरिस में है। एक्सरे मैन ने ब्रेन आदम के जरिए कहा, वहाँ फरहाद की डमी है। यहाँ असल फरहाद अपनी बीवी लैला के साथ था। हमने लैला को हलाक कर दिया है। वो इसका इंतकाम ले रहा है। तुमने उसकी बीवी को क्यों मार डाला?
इसलिए कि उसने बंदर आदमी के जरिए हमारे कैप्सूल बम को हासिल किया, फिर उसे नाकारा बना दिया। आप जानते हैं कि वो कैप्सूल बम करोड़ों डॉलर की लागत से तैयार हुआ था, लेकिन क्या सबूत है कि वो कैप्सूल हासिल करने और उसे नाकाम बनाने वाला फरहाद है? सबूत यह है कि उसकी बीवी लैला की लाश के टुकड़े यहाँ पड़े हैं और वह छुपता फिर रहा है। अगर वो पेरिस में है तो उसकी बीवी की लाश यहाँ कैसे है? क्यों? मियाँ के बगैर बीवी दूसरे मुल्कों में नहीं जाती। और कैसे साबित करोगे कि वो लाश फरहाद की बीवी लैला की है? जनाब, वो बहुत बड़ा शातिर है। ऐसी चालें चल रहा है कि हम उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। फिर इतनी ऊंची सतह पर उसके खिलाफ बातें करने से क्या हासिल होगा? हम चाहते हैं किसी तरह उसकी इंतकामी कार्रवाई रुक जाए। उसने चैलेंज किया था कि 1 घंटे के बाद हमारा एटमी प्लांट तबाह कर दिया जाएगा, और अब 1 घंटा पूरा होने वाला है। माय गॉड, उसे कैसे रोका जाए? उससे हमारी बात कराओ या किसी तरह सुबह तक के लिए उसे इंतकामी कार्रवाई से बाज रखो। एक्सरे मैन ने सोच के जरिए ब्रेन के अंदर पूछा, क्या फरहाद मौजूद है? मैंने कहा, हाँ, मेरा वजूद है। तुमने आधे घंटे पहले कहा था कि एटमी प्लांट को तबाह करना बच्चों का खेल नहीं। मैंने तुम्हारे हेडक्वार्टर के एक अहम हिस्से को तबाह कर दिया है, जबकि यहाँ हज़ारों मुसल्लह सिपाही मौजूद हैं। एटमी प्लांट के अतराफ तो सिर्फ 2 दर्जन गार्ड्स होते हैं। हम मानते हैं कि तुम्हारे लिए हर खतरनाक खेल बच्चों का खेल होता है, मगर फॉर गॉड सेक और इंतकाम ना लो। ये भयानक तबाही बहुत ज़्यादा है, हम और नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझसे भी अपनी लैला की दायमी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, अब ये दुश्मनी ख़त्म कर दो। दुश्मनी तो सिर्फ एक ही शर्त पर ख़त्म होगी, और शर्त यह है कि लैला का कातिल खुद को मेरे सामने पेश कर दे। मैं क्या पागल का बच्चा हूं कि तुम्हारे सामने आऊँगा? कोई दूसरी शर्त रखो। दूसरी यह है कि मेरी लैला मुझे वापस कर दो। ये बचकाना बातें हैं, तो मैं तुम्हारे खुदा का वास्ता हम पर बड़े से बड़ा जुर्माना करके हमारी खता मुआफ़ कर दो। तुम्हारी सज़ा यही है कि जब तक तुम खुद को पेश नहीं करोगे, तुम्हारे मुल्क को गाहे गाहे नुकसान पहुंचता रहेगा। प्लीज़ ऐसा जुल्म ना करो। बड़े से बड़े जुर्म की सज़ा भी एक हद में रहकर दी जाती है। लैला के कातिल की सज़ा लामहदूद है। मैंने कहा था 1 घंटे बाद एटमी प्लांट को तबाह किया जाएगा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे काबरीन को सोचने की थोड़ी मोहलत देता हूँ। लैला को कब्र में उतारने से पहले तुम सामने आ जाओगे तो फिर तुम्हारे मुल्क की खैर है, वरना उधर वो लहद में सुलाई जाएगी और इधर एटमी प्लांट तबाह होता रहेगा। हेडक्वार्टर के उसी हॉल में आला हुक्काम, बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के आला अफसरान जमा होने लगे। ये बहस शुरू हो गई कि इतनी बड़ी मुसीबत और तबाही की इब्तदा कैसे हुई। ब्रेन आदम ने तफसीली हालात बताए। एक बंदर आदमी से उसकी इब्तदा हुई। मुझे शुबा हुआ कि बंदर आदमी हीरो ने हमारे अहम खुफिया रिकॉर्ड रूम को आग लगाई है। हमने उसे गिरफ्तार करना चाहा तो सारा नामी दोशीज़ा ने उसे पनाह दी। हीरो सारा के साथ फरार होकर एटमी प्लांट की लेबॉर्ट्री में पहुंच गया। वहां उसने कैप्सूल बॉम्ब को अपने कब्जे में ले लिया। हीरो के हाथ में ऐसी ताकत आ गई थी कि हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इसी दौरान पता चला कि सारा और हीरो की पुश्त पर फरहाद अली तैमूर है। हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले टैरी आदम ने यह भी मालूम कर लिया कि फरहाद अपनी बीवी लैला के साथ स्टीफन स्ट्रीट के एक बंगले में है। ये तवक्को थी कि उस बंगले से फरहाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी रिहाइश का मुहासरा करने के बाद मालूम हुआ कि वो और उसकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं है। उनकी अदम मौजूदगी में वहाँ की तलाशी ली गई तो हमारे रिकॉर्ड रूम से चुराई जाने वाली तमाम फाइलें, दस्तावेजात और वीडियो फिल्में वहाँ से बरामद हुई। हमने सोचा फरहाद कभी गिरफ्त में नहीं आता है, लिहाजा उसके लिए मौत का जाल बिछा दिया जाए। इस मकसद के लिए उसके बंगले में एक डायनामाइट रख दिया गया और उसके तार को एक स्विच से मुंसलिक कर दिया गया। फरहाद किस्मत का धनी है, वो बंगले में नहीं आया। लैला उस माहिर के साथ आई जिसने कैप्सूल बॉम्ब को नाकारा बनाया था। उस बंगले में माहिर के साथ उसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि फरहाद बच निकलेगा। उसकी ये नई जिंदगी हमारे लिए वबाले जान बन गई है। अब वो कहता है कि उसने हेडक्वार्टर में अपने इंतकाम का नमूना दिखाया है। अगर उसकी बीवी लैला की लाश को कब्र में उतारने तक उसका कातिल सामने नहीं आएगा तो एटमी प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। बहरी फौज के कमांडर ने पूछा, लैला का कातिल कौन है? हमारे मुल्क का बहुत अहम शख्स है, यहूदी खुफिया तंजीम का रूह रवां है। उसे फरहाद के सामने पेश नहीं किया जा सकता। फिजाई फौज के आला अफसर ने कहा, उस रूह रवां का कोई नाम तो होगा। ब्रेन आदम ने कहा, कोई नाम नहीं है, हम उसे एक्सरे मैन कहते हैं। वह रूपोश रहकर एक्सरे मशीन की तरह हमारे अंदर की तमाम बातें मालूम कर लेता है। वह हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए बहुत अहम है। एक हाकिम ने पूछा, क्या इतना अहम है कि उसकी खातिर मुल्क में आने वाली तबाहियों को कबूल किया जा सकता है? उस अहम शख्स एक्सरे मैन को फरहाद के इंतकाम से बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। एक हाकिम ने पूछा, एटमी प्लांट को किस तरह बचाया जा सकता है? हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। वहाँ 50 अदद मुसल्लह जवानों की ड्यूटी है। सबको ताकीद की गई है कि वो गूंगे बने रहें। इस तरह कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उनके जरिए लेबॉर्ट्री वगैरह के अंदर बॉम्ब नहीं रखवा सकेगा। मसरूफ रहने वाले साइंसदानों को इस इमारत से दूर भेज दिया गया है। लैला को कहाँ और किस वक्त सुपुर्दे खाक किया जाएगा? फरहाद का कोई टेलीपैथी जानने वाला पुलिस के एक आला अफसर के दिमाग में है और कह रहा है कि मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है। लैला को फरहाद की यहूदी महबूबा शीबा के करीब दफन किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि वो 1 घंटे के अंदर सुपुर्द खाक की जाएगी। फरहाद जो कहता है कर गुजरता है। हिफाजती तदाबीर के बावजूद गौर करो वो इस प्लांट को किस चालबाजी से तबाह करेगा। उसके पास कोई फौज या त्यारा नहीं है कि वो अपने किसी त्यारे से बमबारी करा सकेगा। क्या उसके पास रॉकेट लॉन्चर होगा? एटमी प्लांट के चारों तरफ फौज मीलों दूर तक गश्त कर रही है। 2 हेलीकॉप्टर वक्फे वक्फे से परवाज कर रहे हैं। एक अफसर ने मुतमईन होकर कहा, फिर तो यकीन है कि फरहाद अपने चैलेंज में नाकाम रहेगा। एक ने पूछा, वो बंदर और उसके साथी कहाँ हैं? क्या हम उन्हें यरगमाल नहीं बना सकते? उनके साथ टेलीपैथी जाने वालों की फौज है। वो हमारे फौजियों को गाड़ियों से बाहर फेंक कर कब्रिस्तान गए हैं। एक और ने कहा, मुसलमानों में ये दस्तूर है कि वो तदफीन के बाद अपने अजीज़ों की कब्र पर मिट्टी ज़रूर डालते हैं। क्या फरहाद अपनी बीवी के आखिरी रसूमात के वक्त मिट्टी डालने नहीं आएगा? आ सकता है। हमारे सुरागरसां कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि वो हमारी गिरफ्त में आ जाए। मैंने एक मुसल्ला फौजी जवान पर कब्जा जमाया। वो अपने हथियार फेंककर शान से चलता हुआ हॉल में दाखिल हुआ, फिर बोला, हेलो एवरीबॉडी, फरहाद अली तैमूर तुम्हारे सामने है। वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। एक आला फौजी अफसर ने कहा, यह क्या मजाक है, तुम तो हमारे सिपाही हो। मैंने कहा, मैं हथियार फेंक कर आया हूँ, सिपाही कैसे हो सकता हूँ? मेरी सबसे पहली पहचान यह है कि मैं अपने पास कभी कोई हथियार नहीं रखता। मेरा कोई मखसूस चेहरा और मखसूस आवाज़ नहीं है। मैंने अपने आलाकार सिपाही को एक कुर्सी पर बिठाकर कहा, अब मैं अपना नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि सामने बैठे हुए अफसर ने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया है। पता नहीं तुम लोग मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे क्या साबित करना चाहते हो। उस अफसर ने कहा, मिस्टर, अभी तुमने ज़ुबान से एतराफ़ किया था कि तुम फरहाद अली तैमूर हो। मैंने कहा, तौबा करो, कहाँ फरहाद और कहाँ मैं, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर। क्यों ख्वामखा मुझे फरहाद बना रहे हो? क्या अभी तुम्हारी शरीक हयात लैला की तदफीन एक कब्रिस्तान में नहीं हो रही है? फिर तो मुझे अपनी बीवी के पास आखिरी रसूमात के लिए रहना चाहिए, जबकि मैं आप हजरात के सामने हूँ। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ हो और जिस्मानी तौर पर कब्रिस्तान में। फिर तो तुम्हारे सुराग रसानों के लिए बड़ी आसानी है। इस वक्त कब्रिस्तान में जो शख्स गुमसुम खड़ा होगा या बैठा होगा, वही ख्याल ख्वानी के जरिए आपके दरमियान होगा। आप राब्ता करें, फ़ौरन उसे गिरफ्तार करें। फिर मैंने ब्रेन आदम के दिमाग में पहुँच कर कहा, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इस रिकॉर्डर को बंद कराओ और इसे अपनी तहवील में रखो, ताकि आइंदा मेरी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। ब्रेन आदम अपनी जगह से उठकर उस अफसर के पास आया और रिकॉर्डर को ऑफ किया, फिर उसे अपने कब्जे में लेकर कहा, फरहाद इस रिकॉर्डिंग से नाराज़ है। अगर ये जारी रही तो फिर किसी नई मुसीबत को दावत देने वाली हमाकत होगी। वो अपनी जगह आकर बैठ गया। मैंने कहा, मैयत को कब्र के किनारे लाकर रख दिया गया है। अब या तो कातिल सामने आ जाए या फिर प्लांट की तबाही की रिपोर्ट सुनने के लिए तुम सब तैयार रहो। मैं उस कातिल को सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। सभी अपनी अपनी घड़ी देखने लगे। आधे मिनट के बाद ही हॉल के दूसरे दरवाजे से एक जवान दाखिल हुआ। उसने मेरे आलाकार सिपाही की तरफ हाथ हिलाकर कहा, हेलो फरहाद, मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ तुम्हारी बीवी लैला का कातिल। मैंने सिपाही की जुबान से पूछा, तुम मुझे फरहाद क्यों कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता, तुम सब मुझे फरहाद अली तैमूर क्यों साबित करना चाहते हो? आने वाले ने कहा, मिस्टर फरहाद, हम दोनों को एक दूसरे के सामने खुल जाना है। मैं आज तक रूपोश रहा, लेकिन आज मैं खुद को जाहिर कर रहा हूँ, तुम भी जाहिर हो जाओ। मैंने कहा, तुम कह रहे हो तो मुझे अपना नाम बताना ही पड़ेगा। मेरा नाम मार्टन रसल है। वो एकदम चौंक कर बोला, ये झूठ है, बकवास है। मार्टन रसल मेरा नाम है। मैंने कहा, मिस्टर ब्रेन, तुम थोड़ी देर पहले कह चुके हो कि यहूदी खुफिया तंजीम के रूह रवां का नाम एक्सरे मैन है। ये कहते ही मैंने ब्रेन के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी जुबान से कहा, जी हाँ, तंजीम के रूह रवां का नाम मार्टन रसल नहीं, एक्सरे मैन है। एक्सरे मैन मार्टन ने उसके दिमाग में पहुंच कर कहा, मिस्टर ब्रेन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, अभी ब्रेन ने नहीं, मैंने कहा था, ज़्यादा चालाक ना बनो। तुम्हारी जेब में मिनी रिकॉर्डर ऑन है। जब तक इसे बंद नहीं करोगे मैं तुम्हें उलझाता रहूंगा। तुम्हारा बाप भी मुझे फरहाद साबित नहीं कर सकेगा। मैं सिपाही के अंदर वापस आ गया। दूर खड़ा हुआ एक्सरे मैन जेब से नन्ना सा रिकॉर्डर निकालकर उसे ऑफ कर रहा था। फिर उसने कहा, फरहाद, मैं तुम्हारे सामने। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अगर मुझे मार्टन रसल के नाम से मुखातिब करोगे तो बात होगी, वरना वापस जाओ। वो बोला, ओके मिस्टर मार्टन, मैं इसी नाम से मुखातिब करूंगा, लेकिन तुम मुझे वापस जाने को क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी का कातिल हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, मुझे गोली मार दो। एक्सरे मैन, पहली बात तो ये कि मेरी कोई बीवी नहीं है। जिसे तुमने कत्ल किया वो मेरी एक दोस्त की शरीक हयात थी। उसका शौहर वहाँ कब्रिस्तान में मौजूद है। सभी इस बात पर चौंक गए। सभी ने यह सोचा कि फरहाद अपनी बीवी की आखिरी रसूमात के वक्त कब्रिस्तान में है और इस सिपाही के अंदर फरहाद का दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा है। वो इन मामलात में बुरी तरह उलझ रहे थे। एक्सरे मैन ने कहा, मिस्टर मार्टन, तुम पेचीदगियाँ पैदा करते जा रहे हो। ये बताओ, मुझ कातिल को क्यों बुलाया है? मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए नहीं, जिस्मानी तौर पर तलब किया है। मैं जिस्मानी तौर पर हाजिर हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी कोई मखसूस चेहरा और मखसूस आवाज़ नहीं है। तुम मेरे दिमाग में आकर मेरे चोर ख्यालात पढ़ सकते हो। एक्सरे मैन, अभी बच्चे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं अभी क्या करता रहा हूँ। क्या करते रहे हो? क्या मुझ पर नफसियाती दाव पेच आजमा रहे हो? वो तो आजमा चुका हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो सिपाही के अंदर रहता हूँ।
तुम जब बोलते हो तो मैं तुम्हारी उस डमी के अंदर पहुंच जाता हूँ। तुमने उसके दिमाग को लॉक किया है। तुम उसके अंदर रहते हो इसलिए ये मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करता है। मैंने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा। अभी मैंने ब्रेन आदम को अपनी हमायत में बोलने पर मजबूर किया। तुमने जैसे ही कहा कि तुम्हारा नाम मार्टन रसल नहीं है तो तुमने इसके दिमाग में छलांग लगाई। यहाँ तुम्हारी डमी का दिमाग खाली हुआ तो मैंने उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने सांस रोक ली। अगर तुम असल एक्सरे मैन होते तो अपनी बातों के दौरान मुझे अपने अंदर महसूस कर लेते। वो ज़रा चुप रहा, फिर बोला, तुम ज़बरदस्त चालबाज हो। मुझे ब्रेन की तरह दौड़ाकर उल्लू बना दिया। मैंने सोनिया सानी को मुखातिब किया, बेटी अपना काम शुरू करो। हम तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों ने फौज के अहम अफराद के दिमागों में जगह बना ली। सानी ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके फिजाइया के एक पायलट के अंदर पहुंची। उसने पहले उस पायलट को परवाज़ के लिए तैयार कर रखा था। उसके दिमाग पर कब्जा जमाते ही वो तेज़ी से चलता हुआ उन त्यारों के पास आया जो कितारों में खड़े थे। वो एक त्यारे में सवार हो गया। तमाम त्यारे हमेशा प्रवास करने की पोजीशन में रखे जाते थे। उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे ऑर्डर में लाया, फिर किसी सिग्नल के बगैर उसे आगे बढ़ा दिया। जब वो रनवे पर दौड़ने लगा तो मिलिट्री कंट्रोल टावर से कॉलिंग होने लगी, हेलो हेलो, तुम कौन हो? योर आइडेंटिटी प्लीज। सानी ने पायलट के जरिए आवाज़ बंद की। त्यारा फिजा में बुलंद होकर परवाज करने लगा। टेलीफोन और ट्रांसमीटर्स के जरिए मुतलका अफसरान को इतला दी जाने लगी कि फिजाइया का एक त्यारा इजाज़त के बगैर परवाज कर रहा है। उस त्यारे को रोकने का एक ही रास्ता था कि दूसरे त्यारे इसके ताकुब में जाएं और इसे घेर कर वापस लाएं, लेकिन इतना वक्त नहीं था। वहां से एटमी प्लांट तक सिर्फ 10 मिनट की परवाज थी। प्लांट की इमारत के अतराफ पहरा देने वाले 50 मुसल्ला सिपाहियों ने ऊपर परवाज करने वाले 2 हेलीकॉप्टरों के सवारों ने एक त्यारे को आते देखा। क्योंकि वो अपनी ही फिजाइया का था इसलिए पहले तो सबने नज़रअंदाज किया, फिर वो बौखला गया। त्यारा बहुत बुलंदी से तीर की तरह आया, फिर इमारत की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। एक दिल हिला देने वाला धमाका हुआ। फिर कई धमाकों के साथ इमारत की ईंटें फिजा में उड़ने लगी। आग के लपकते हुए शोले आसमान से बातें करने लगे। सानी ने मेरे पास आकर कहा, पापा आई हैव डन टिट फॉर टैट। सिपाही कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी जुबान से कहा, वेल एवरीबॉडी, मरहुमा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और एटमी प्लांट को खाक में मिला दिया गया है। अब सोचो कि अपनी अजीज तरीन चीज़ को खाक में मिलाते वक्त कितनी तकलीफ होती है। मैं सिपाही को छोड़कर चला आया।